गुड इवनिंग दोस्तों, थैंक यू थैंक यू। आज अभी एग्जैक्टली 2 दिन हो गए हैं आपके आए, राइट। थर्सडे इवनिंग से लेके फ्राइडे इवनिंग एक दिन, फ्राइडे इवनिंग से लेके सैटरडे इवनिंग, दैट इज 48 आवर्स यू हैव स्पेंड हियर। दिस मीन्स इन लास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 आवर्स में आपने कुछ बदलाव किए। यहाँ पे आपका खाने का जो काइंड ऑफ फूड है वो चेंज हुआ, खाने का टाइम भी आपका 9 AM टू 7 PM के बीच में, अब तक डिनर हो ही गया सभी का, इसके बाद कुछ खाना है नहीं। 0 वोल्ट में तो आप हैं ही, राइट। तो टाइम, फूड, खाना, ये 3 चीज़ जो सभी का कॉमन है, इररेस्पेक्टिव कि आपका बीमारी क्या है, बीमारी है या नहीं है, राइट। और बाकी कुछ चीज़ें जो हम हर एक का उनके दिक्कतों के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो जितना भी कुछ आप यहाँ पे सीखेंगे उनमें अभी जो आज हम डिस्कस करेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी मेरे पास आपके सवाल जो आपने पूछे हैं वो मैं लेके आया हूँ, मैंने पढ़ा सारा। उनमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स के सवाल ना हो के आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आपने वही लिख दी जो ऑलरेडी आपके हमारे पास है, तो उनको डिस्कस करके कुछ फ़ायदा नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी हमारे पास है। और कुछ पार्टिसिपेंट्स के सवालों के जवाब अभी मिल ही जाएगा, और जिनके फिर भी नहीं मिलेंगे उनको मैंने अलग कर लिया, उनका मैं एक एक करके पढ़ के फिर आखिर में दे दूंगा। इस तरह से आई हैव सेग्रीगेटेड द क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू। अब आज भी आपके दिमाग में सवाल आएंगे इसके बाद भी, तो वो सवाल दोबारा से आप लिख देंगे, फिर उसमें मैं कल आपको जवाब दूंगा। लेकिन कल जब मैं जवाब दूंगा तो कल फिर से सवाल आएंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो वो सवाल कल लिखेंगे आप एंड यू विल गिव इट टू मी, और उसका जवाब होगा 1 हफ्ते बाद सैटरडे को जूम में हम मिलेंगे, जो भी मिलना चाहते हैं। और 1 हफ्ते में कितना फ़र्क पड़ा, राइट, वो सारी चीज़ें भी हम तब एक मौका मिलेगा डिस्कस करने का, घर जाने के बाद क्या हुआ, राइट। कितने हम ये मानते हैं कि 100% शायद आप फॉलो नहीं करेंगे तो 70% तो कर ही लेंगे, ये एक एक्सपेक्टेशन है। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ या क्या फ़ायदा नहीं हुआ, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और वो भी आप शेयर करेंगे। और तब भी जो सवाल उस 1 हफ्ते के दौरान आएंगे या कल आएंगे उनको हम उसको ले लेंगे। बिकॉज यहाँ पे इरादा ये है कि आपको ही अपनी गाड़ी का ड्राइवर बनना है, राइट। आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और बीच रास्ते में कहीं जंगल आ जाता है, गाड़ी खराब होती है, तो ड्राइवर भी आप हैं और इंजीनियर भी आप हैं, है ना। तो हमारी गाड़ी है हमारी खुद की बॉडी, तो ये बॉडी कभी रुक जाती है, कभी बीमार पड़ जाती है, वो क्यों है, उसका सबसे मुख्य कारण क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। उससे हम आज शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो 48 आवर्स आपके हो चुके हैं, ऑलरेडी आप सबके 48 आवर्स हो चुके हैं, तो अब क्या क्या उपलब्धियां दिखना शुरू हो गया, क्या क्या इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया, वो एक एक करके मैं आपसे शेयर करने लगता हूं। और उससे पहले कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर ये शेयर करते हैं, फिर आज का, राइट। जैसे हसन मोहम्मद आगे के यहाँ पे सवाल है, विल $70 प्रोग्राम विल हेल्प इन केस ऑफ इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आपको कि इसकी फर्टिलिटी मुझे बढ़ानी है, ये पेड़ काफ़ी उपजाऊ, काफ़ी फले फूले, तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जितना अच्छा खाद डालेंगे, जितना अच्छा खुराक होगा उतना हो, ये तो पता ही है। सर्कमस्टेंस, राइट, इसके इर्द गिर्द जो माहौल है वो माहौल के हिसाब से डिपेंड करेगा कि कैसे होगा। तो वो माहौल क्या है, क्या करना है, यही आज का क्लास है, राइट। तो जब वो माहौल देंगे तो उसमें जो फल है वो भी अच्छा उगेगा, उसमें जो फ्लावर है वो भी अच्छा उगेगा, उसमें जो पत्ता है वो भी अच्छा उगेगा, उसमें ब्रांचेस वो भी अच्छा उगेगा। ऐसा नहीं कि ब्रांचेस के लिए अलग माहौल देना पड़ेगा, कि कोई ऐसा माहौल दे जिसमें ब्रांचेस तो अच्छे हों लेकिन फल अच्छा ना हो। एक चीज अच्छा करेंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली अच्छा होना ही होना है, राइट। आप सिलेक्टिवली एक एक चीज अच्छा नहीं कर सकते।
अगर आप बोलें कि कुछ ऐसा कर दो कि इसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ा दो, इसमें फ्लावर तो ठीक ठाक हो गए लेकिन पत्ते उतने अच्छे ना हो, नॉट पॉसिबल, राइट। तो ठीक उसी तरह से हम अपने बॉडी को अलग अलग बीमारियों के साथ ना देख के कंबाइनली हमें करना पड़ेगा। एक ठीक होगा तो दूसरा ठीक होगा ही होगा। जिन लोगों की, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जिन लोगों का बीपी कम हो रहा है तो शुगर भी कम हो रहा है, दोनों की दवाई छूट रही है। आपके बहुत सारे की छूट गई, राइट, इंसुलिन छूट गया। तो एक फैक्टर में इफेक्ट पड़ेगा तो दूसरे भी ठीक होने लगते हैं। लेकिन जिस चीज पे आपका कंसर्न ज्यादा है, नॉर्मली जाहिर सी बात है वही वाले सवाल आप पूछेंगे। हमने देखा 3 महीने में 3 से 4 महीने लगते हैं फर्टिलिटी रेट बढ़ने में, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो इसलिए आपका खून हर 4 महीने के अंदर बिल्कुल नया हो जाता है, ब्रांड न्यू। अभी मेरे बॉडी में करीब 5 लीटर खून है, आपके भी ऐसे ही कुछ होगा, 4, 5, 6 लीटर खून होगा। ये जो खून है आज से 4 महीने बाद जो खून होगा वो इससे अलग होगा, रिसाइकल 4 मंथ्स, राइट। तो इस 4 महीने बाद मान लो आपने 3 या 4 महीने इसी तरह के पैटर्न में रहेंगे तो जो ब्लड आएगा दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव ब्लड, राइट। तो वो ज़्यादा एफिशिएंट ब्लड होगा, वो ज़्यादा अच्छी तरह ऑक्सीजन पहुंचा पाएगा, ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचा पाएगा, उनके ब्रांचेस भी ठीक होंगे, ना ज़्यादा ना कम। तो आपके बॉडी में सुधार आने लगेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है फर्टिलिटी की हो, लेकिन कहीं हो सकता है कहीं स्टोन बन रहा हो तो वो भी डिजॉल्व होने लगेगा। वैसे भी डिजॉल्व होता है आपके बॉडी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्टोन ट्यूमर बनते हैं, स्विच ऑन और अपने आप स्विच ऑफ होता है, बनते हैं जाते हैं, होता ही है, दैट इज हाउ योर बॉडी बिहेव्स। लेकिन जब स्टोन बन गया और बाय द वे तब आपका कोई यूं ही या पैर का एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया, आपने चलो बॉडी चेकअप कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, तो बाय द वे अरे डॉक्टर बोले देखो देखो मुझे एक स्टोन दिखा। अब आपका दिमाग क्या बोलेगा, वो स्टोन कैसे गायब होगा? वो गायब कैसे होगा? बॉडी जो चीज बना सकती है, बॉडी वो चीज डिसॉल्व भी कर सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक तो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है ज्यादातर, लेकिन अगर वो आपको पेन दे रहा है, दर्द दे रहा है, तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ वही माहौल चेंज करना पड़ता है। वो क्या करेंगे, वही आज का ये सेटअप है जो आप अभी देख रहे हैं। अब देखिए एक सवाल है, हसन आप ही का सवाल है, हसन मोहम्मद, व्हाट इज द रीजन ऑफ फूड बर्निंग एंड व्हाट कुड बी द सोल्यूशन? जहां पे भी बर्निंग है वहां पे इन्फ्लेमेशन है, वहां पे घाव है। इन्फ्लेमेशन का मतलब हिंदी में घाव, माइक्रो घाव। और जब घाव कब होता है, अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, घाव लगातार बना रहेगा तो वही गैंग्रीन बन जाता है और वही बर्निंग, फुट बर्निंग करता है। फिर कुछ लोगों को तो फुट ऐसा हो जाता है कि सेंसिटिव ही नहीं है, उनके पैर में कील भी चला जाएगा ना तो उन्हें नहीं पता चलेगा, दर्द नहीं होगा। लेकिन फिर सॉक्स, जूते जब खून खून से लथपथ होते हैं तब ये क्या हुआ, देन दे रियलाइज अरे मेरे तो कील लगा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि या तो ओवर सेंसिटिव हो जाना, फुट बर्निंग जैसा बोल रहे हैं, या जीरो सेंसेशन। ओवर सेंसिटिव इतना कि हवा भी लगे तो एकदम से बर्निंग सेंसेशन, इनसेंसिटिव इतना कि कील भी चला जाए अंदर तो भी नहीं पता चल रहा। तो ये सिचुएशन होती है। अच्छा ये सिचुएशन होती कैसे, क्यों है, ये आपका सवाल है एक्चुअली। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप में से कुछ माउथ कैंसर के भी पेशेंट हैं, राइट, तो उनके लिए भी यही जवाब है। बात हम कर रहे हैं फुट की, लेकिन सेम एग्जांपल इज वैलिड फॉर माउथ। नाउ अंडरस्टैंड दिस। कहीं मान लो एक्सपेरिमेंट करना, तो कहीं कट गया मान लो, या काट ही लिया आपने ब्लेड से, खून निकल रहा है, आप शुगर लीजिए, चीनी, उसको घोलिए, उस चीनी को लेके यहाँ लगा दीजिए, तो क्या होगा, वो घाव बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक ही नहीं होगा कभी, ठीक है ना। अब एक और जगह कट गया, आप कोई भी वेजिटेबल जो आपके पास हो, खास तौर पे ग्रीन एंड रेड वेजिटेबल, पालक का जूस, टमाटर का जूस, फ्रेश जूस निकाला लिटरली और वहां पे जूस लगा दिया एज इफ वो दवाई है। आप देखेंगे बड़ी तेजी से वो ठीक होने लगेगा, बड़ी तेजी से, और कुछ दिन बाद उसके नामो निशान चले जाएंगे। जो चीज एक्सटर्नली आप देख पा रहे हैं, जो माउथ कैंसर के यहाँ पेशेंट हैं, मुंह के अंदर जख्म है, उसको कैंसर ना बोल के जख्म बोलेंगे तो आपके लिए आसानी होगा समझना। कैंसर बोलिए मत, क्योंकि कैंसर को मैंने एक्सप्लेन किया
कि सबके बॉडी में कैंसर है दैट वे। कौन सा वाला सेल कब टॉर्टोइज से खरगोश बनेगा, खरगोश से फिर दोबारा टॉर्टोइज बनेगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि जब जैसे हम माहौल चेंज करेंगे तो वैसा वो बिहेव करता है। माहौल के ऊपर बात है। तो टॉक अबाउट द माउथ कैंसर पेशेंट, मुंह में मान लो कोई भी आपकी बीमारी है, जख्म है, उसको जख्म बोलते हैं उसको, तो अब सोचिए कि आपने उस जख्म में चीनी लगा दिया तो बढ़ जाएगा, उसमें नमक लगा दिया तो बढ़ जाएगा, उसमें तेल लगा दिया तो बढ़ जाएगा, राइट। तो उसमें कुक्ड फूड का पेस्ट बना के लगा दिया तो बढ़ जाएगा। यानी कि ये सारी चीजें उसको टच नहीं करनी चाहिए। दिस मीन्स हम ऐसे पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ रॉ जूसेस में रखते हैं, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, रॉ स्मूदी, यही। तो वो जब मुंह से वहां टच होता है तो वो मरहम की तरह काम करेगा, और धीरे 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 एक्सपेक्टेडली होपफुली वो जो अंदर का घाव है वो घाव बिहेव करेगा लाइक ए टॉर्टोइज, वो बढ़ेगा नहीं अब, और धीरे धीरे वो डिसॉल्व भी होना शुरू हो जाएगा। तो माउथ में असर बड़ी तेजी से दिखता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहला, पेन कम हो जाना चाहिए पहले दिन से ही इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डे। दूसरा, जो स्वेलिंग है वो कम हो जाना चाहिए, धीरे धीरे उसकी फोटो खींचना है, नोटिस करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, डोंट ट्राई टू टच, उनको दबाना नहीं है। जब आप दबाते हैं वो टूटने लगता है, राइट। तो दबाना तो है ही नहीं, उसको बायोप्सी नहीं करना। बायोप्सी मतलब कि खरोच के निकालना, एक तो पहले से जख्म है उसको खरोचेंगे फैल जाएगा। जिन चीजों से वो फैल सकता है जाने अनजाने हम वही चीज करते हैं। कुक्ड फूड जहर है उनके लिए, कुक्ड फूड बिल्कुल जहर है। ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो वो जो जख्म है वो चोट पहुंचेगी, तो वो तो जख्म ठीक ही नहीं होगा। इसीलिए वी पुट इट ऑन लिक्विड, जैसे स्मूदीज में कि आपने पिया, राइट। जिस तरह से आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया तो जो पार्ट फ्रैक्चर हुआ वो पार्ट को रेस्ट देते हैं ना। एक महीना आपने ऐसे करके रखा कि एक महीना हिलाना नहीं है, 2 महीने नहीं हिलाना, 3 महीने नहीं हिलाना, आप किसी भी तरह से उस पार्ट को यूज नहीं करते, एक बार भूल जाते हैं जॉब जाना है क्या करना है, तभी ठीक होता है। सिमिलरली अभी इस पार्ट को रेस्ट देना है, लेकिन खाना तो पड़ेगा। लिक्विड डाइट, सेमी लिक्विड डाइट। तो खैर किस तरह का डाइट होगा वो ऐसे पेशेंट्स के लिए कल आप सबके लिए वो डाइट बनेगा, बनेगा तो आज रात को ही कल आपको मिल जाएगा बेस्ड ऑन दैट। तो उस तरह के डाइट से क्या हो रहा है कि आप अपना माहौल चेंज कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं। तो ये जो खुराक है, दिस इज समथिंग विच विल किल द कैंसर सेल। वो कैंसर सेल को धीरे 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 खत्म करेगा, होपफुली फॉर मोस्ट ऑफ देम। लेकिन ये सिर्फ एक ही चीज नहीं, कई सारी चीजें। तो एक ही खाना आज मैं आपको बताऊंगा कि जो खाना है वो किस वक्त खाना इंपॉर्टेंट है, तब वो दवाई की तरह काम करेगा, और किस वक्त खाने से वो जहर की, कल मैंने बताया भी था, राइट। तो आज और स्ट्रांगली उसको समझेंगे, राइट। तो इसी पार्ट को हम अभी स्ट्रांगली अंडरस्टैंड करेंगे। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। शालिनी, आप हैं यहाँ पे? यस, आपका क्वेश्चन है नारियल पानी 365 डे ले सकते हैं क्या, राइट। देखिए, नारियल पानी भगवान का बनाया हुआ इज ए कंप्लीट फूड, उसमें सारा कुछ है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ऑल काइंड ऑफ विटामिन्स, ऑल काइंड ऑफ मिनरल। जब कोई इंसान पानी तक नहीं पी पाता है तब ड्रॉप बाय ड्रॉप नारियल पानी, यानी कि उसमें पानी भी है तो सारा फूड है उसमें, राइट। जब आपके पेट में कोई भी दिक्कत हो, पेट दर्द हो, लूज मोशन हो, एसिडिटी हो, गैस हो, फॉर 1 डे 24 आवर कोकोनट वाटर फास्टिंग, एक दिन के लिए कुछ नहीं खाना है, नारियल पानी 5-6 ग्लास धीरे 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 पीना है, राइट। तो कोकोनट वाटर इज गॉड्स मिनरल वाटर। तो यस, 365 डेज ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। तो आप देखेंगे जो किडनी फेलियर पेशेंट हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप कोकोनट वाटर नहीं लेंगे, हाई पोटेशियम, जबकि आप देखेंगे हमारे हॉस्पिटल में कोकोनट वाटर देते हैं हम, राइट। तो जिसका पोटेशियम मान लो ज़्यादा है, अब
जब कोकोनट वाटर पीते हैं वो सीधे ब्लड में नहीं जाता कभी, वो तो पेट में जा रहा है ना, पेट में तो जाता है। उसके बाद पेट में डिसाइड होता है कि उसका पोटेशियम कहाँ जाना है। अगर बॉडी में पोटेशियम ऑलरेडी हाई है तो योर स्टमक इज इंटेलिजेंट, उस कोकोनट वाटर में अगर एक्स्ट्रा पोटेशियम बॉडी को नहीं चाहिए तो वो फिर स्टूल पास हो जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से, राइट। जितना चाहिए उतना ही ब्लड में घुलेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोकोनट वाटर गया तो उसके अंदर जो भी पोटेशियम है सीधे ब्लड में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या बॉडी को पोटेशियम की जरूरत है ये कौन बता सकता है? ये सिर्फ बॉडी बता सकती है, ये आप मैं तय नहीं कर सकते। हमने एक माहौल दे दिया, लेट द बॉडी डिसाइड। क्योंकि जब आप कोकोनट वाटर लेते हैं तो उसके अंदर लाइव एंजाइम होते हैं, लाइव एंजाइम। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको जिनका माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से आप देखिए, तो माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे कोकोनट वाटर को, उसके अंदर लाइव जिंदा चीजें दिखेंगी, माइक्रोस्कोपिक जो जिंदा होंगे एंजाइम्स। तो जब आप कोकोनट वाटर पी रहे हैं तो आप लाइव एंजाइम खा भी रहे हैं। वही लाइव एंजाइम जब स्टमक में जाते हैं तो वो इंटरेक्ट करते हैं स्टमक के एनवायरनमेंट से। स्टमक के नीचे इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी की लेयर होती है, उससे बातचीत करते हैं, मतलब लिटरली बातचीत करते हैं कि भाई क्या माहौल है बॉडी के अंदर का। तो बताता है कि बॉडी में तो पोटेशियम ज़्यादा हो गया, शुगर ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, सोडियम कम हो गया, बताते हैं। तब तय होता है कि फूड का कौन सा वाला पार्ट लिवर में जाएगा, कौन सा वाला पार्ट ब्लड में घुलेगा, कौन सा वाला पार्ट स्टूल में जाएगा। लेकिन ये सारा काम कौन कर सकता है? लाइव एंजाइम कर सकता है। कोकोनट वाटर में लाइव एंजाइम है, राइट। जो फ्रूट्स आप खाते हैं, वेजिटेबल जो खा रहे हैं, उन सब में लाइव एंजाइम है। उन लाइव एंजाइम को अगर आपको मारना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा। फूड को जैसे आप हीट करते हैं, लाइव एंजाइम डेड। अब वो डेड नाउ इट इज डेड एंजाइम, डेड, राइट। वो डेड चीज जब खाएंगे, अब जो बॉडी में जो पोटेशियम गया उसको नहीं पता कि रुकना है, क्या करना है, वो सीधे ब्लड में जाके खुलेगा। नाउ इट कैन बी डेंजरस बिकॉज वो अनकंट्रोलेबल है, राइट। तो दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइव एंजाइम। तो सुबह से शाम तक आप क्या कर रहे हैं? यू आर ईटिंग लाइव एंजाइम, फल के बहाने, वेजिटेबल के बहाने, कोकोनट वाटर के बहाने। सो दे आर द ड्राइवर। जब ऐसा कर रहे हैं तो हुआ क्या? आपका बॉडी में सब कुछ ठीक होने लगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अरुण सिंह है, यहाँ पे आप हैं, राइट। 2 दिन में आपकी जो उपलब्धि है, आपका कॉन्स्टिपेशन इंप्रूव हो गया, फैटिग ठीक हो गया, राइट। सो दैट इज हैपन इन 2 days, जैसा आपने बताया, राइट। डॉक्टर अरुण जैन आप हैं, आप पेशे से डॉक्टर हैं, और आपका ब्लड प्रेशर 140/90 आज का, वो भी दवाई बंद हो गई आपकी, आपने बंद कर दी, राइट। आफ्टर स्टॉपिंग द मेडिसिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेडिसिन भी बंद है फिर भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। 2 दिन की बात, 2 दिन के अंदर ही हो गया। आपका जो ब्लड प्रेशर की दो बार दवाई लेते थे, है ना, 2 times, एंड अब 1 बार भी नहीं, और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने का तरीका क्या है? हमने बॉडी में लाइव एंजाइम भेज दिया एंड लेट इट डू द जॉब। यही वाला खाना आप 7 बजे की जगह, यही वाला खाना आप 10 बजे खा के देखिए, आपका ब्लड प्रेशर की गोली दोबारा चालू हो जाएगी, राइट। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई अगर आपका दुश्मन है तो उसको रात को 10 बजे खिलाइए जो वो खाना चाहे, राइट। तो उसका बीपी धीरे धीरे बढ़ेगा, उसका ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इट इज़ लाइक ए स्विच कि आप अपने आप को बीमार करना चाहते हैं, ठीक करना चाहिए, स्विच, राइट। सो सुरेंद्र सिंह है यहाँ पे, आप है ना। आपका ब्लड प्रेशर 120/70 हो गया, जब आए थे 160/90 था, राइट। ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया। ब्लड शुगर 292 से शुरू किया था परसों, लेकिन आज का जो फास्टिंग था 143 नीचे आ गया, और आपकी दवाई भी छूट गई। पेन में भी आपको रिलीफ मिल गया जैसा आपने बताया। तो ये है आपकी उपलब्धि इन दिस 2 days, राइट। ब्लड शुगर ड्रॉप्ड, ब्लड प्रेशर ड्रॉप्ड, मेडिसिन ड्रॉप्ड, पेन ड्रॉप्ड, राइट। फैंटास्टिक, काफी अच्छी बात है। मनोज वर्मा आप हैं यहाँ पे, मनोज जी यहीं बैठे। नींद में आपको बहुत फायदा हुआ। 7 महीने बाद कल आप रात को अच्छी तरह सोए हैं, आफ्टर 7 months। नाजनीन तालुकदार, यस यू आर देयर।
आपका ब्लड प्रेशर इट इज 150/90, राइट। आपका ब्लड शुगर 303 से ट्रेवल करते करते अब 202 पे आ गया, राइट। ब्लड शुगर कम, ब्लड प्रेशर कम, एंड बीपी लगातार ही कम हो रहा है। मेडिसिन भी आपका छूट गया, बिल्कुल छूट गया, यस। दोनों मेडिसिन गायब 2 दिन के अंदर। शालिनी सांजा, शालिनी है यहाँ पे? आप पूरा नाम क्या है? शालिनी पुनियानी। तो यहाँ पे सांझा क्यों लिखा है? आपका ब्लड शुगर पहले दिन 410 था, अभी का था 410 था, और 410 से घट के आज का 261 तक तो आ गया। इसका मतलब कल का और कम होने की एक्सपेक्टेशन है। नींद आपकी अच्छी हो गई, और ब्लड शुगर का मेडिसिन छोड़ने के बाद तब नीचे आ गया, छोड़ने के बावजूद भी नीचे आ गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि छोड़ने के बाद 260 है, कल का और कम हो जाएगा। हर दिन कम होना ही होना है। एक इंटरेस्टिंग बात आप समझिए, जब हम बोलते हैं 400, तो 400 का मतलब क्या है? आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, तो मैं 5 1-1 लीटर का बॉटल लेता हूं तो सारा ब्लड उसमें आ जाएगा, यही ना। 1 लीटर का बॉटल लिया हमने, उसके अंदर ब्लड है, राइट, और उसके अंदर अगर 1 चम्मच चीनी डाल दिया, 1 spoon, right, that makes it 1 spoon of sugar in 1 bottle. It makes your blood sugar say about 100, right? तो अगर हमें 4 करना तो 4 स्पून डाल दो। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम? बाहर निकाल रहे हैं हम उसको। कैसे? बाय चेंजिंग द डाइट। आपने देखा फ्रूट ब्रेकफास्ट आप ले रहे हैं, हर तरह के फल खा रहे हैं, जिससे भी कि अपरेंटली पहले बोला जाता है इससे तो ब्लड शुगर बढ़ता है, लेकिन ब्लड शुगर बढ़ नहीं रहा, सभी का घट रहा है। क्योंकि वो जो भी फ्रूट के स्वीट्स हैं, जो भी उसका शुगर है, वो सिर्फ और सिर्फ पेट तक ही तो जाएगा, ब्लड में थोड़ा ना जाएगा। ब्लड में जाएगा कि नहीं जाएगा ये डिसाइड कौन करता है? लाइव एंजाइम, राइट। तो लाइव एंजाइम अगर तो ऑलरेडी शुगर ज़्यादा है, जैसे कि आपके केस में है 261, तो वो बोलेगा कि भाई रुक जाओ, ड्रॉप बाय ड्रॉप भेजना है, अभी लिवर में छुप जाओ, राइट, तो लिवर में वो रहेगा, राइट। सो इस तरह से वो ट्रेवल करता है। मुल्ला लाल जी हैं यहाँ पे? अच्छा, आप हैं, ठीक है। आप जब आए थे तब आपका ब्लड शुगर 208 था परसों, आज 130, आधा हो गया, राइट, दैट्स ग्रेट। ब्लड शुगर लगातार खत्म हो रहा है, और ब्लड प्रेशर भी 120/80 पे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, दोनों चीज कम हो गए। दवाई आपने छोड़ दी, यस, मेडिसिन भी छूट गया, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, ब्लड शुगर भी कम हो गया, अच्छी बात है, पैसे वसूल हो गए एक तरह से, नहीं? रजनी गुप्ता आप हैं, है ना? आपका ब्लड शुगर का मेडिसिन भी बंद हो गया, और ब्लड शुगर इज आज का जो था आई थिंक 178, है ना, तो नॉर्मल रेंज में आ गया, दवाई भी छूट गया, राइट, ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट। एंड ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल रेंज में 140/90। नींद भी बढ़िया हो गई आपकी, जैसे आपने बोला। याद रखिए वो जो 0 वोल्ट बेडशीट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, 0 वोल्ट बेडशीट तो कल आपको मिलेगा ही। आपके घर में किसी को भी वो बेडशीट लगा दीजिए, बोलना यहीं इसमें सोना है, आप देखेंगे बाकी और कोई बदलाव नहीं करना है, वो जो भी खा रहे हैं वही खाएंगे, जो भी कर रहे हैं वही करेंगे, सिर्फ एक चेंज से आप देखेंगे कि उसकी नींद में फर्क पड़ेगा। ये जरूर है, किसी को 2 दिन में फर्क पड़ जाता है, किसी को 1 हफ्ता लग जाता है, लेकिन फर्क जरूर पड़ता है, नींद में फर्क पड़ता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अगर बॉडी में कोई पेन है तो वो भी रिड्यूस होता है, राइट, यू गेट अ रिडक्शन इन द पेन, पेन कम होता है। डिप्रेशन है तो वो कम होता है। डिप्रेशन का मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मान लो आपके मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, गुस्सा आ रहा है काफ़ी, वेरी वेरी एंग्री, तो आप जैसे बाहर जाके जूता उतार के मिट्टी में पैर अगर रख दें, और अगर 20 मिनट रखें, आपका गुस्सा ठंडा होने लगेगा। कोई गुस्सा करेगा, बोलो बाहर आके मिल, अगर वो बिना चप्पल के आ जाएगा तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, राइट। आप खुद पे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आप जो ये 0 वोल्ट पे बैठे हैं, इक्वल टू कि आप लगभग बाहर ही बैठे हैं, नंगे पैर मिट्टी में, राइट, तो वही वाला इफेक्ट आता है। तो
डिप्रेशन के हमने पेशेंट को देखा है, ये साबित किया हुआ है ऑलरेडी कि डिप्रेशन के टैबलेट से जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, अगर आप 0 वोल्ट में बैठते हैं तो वही वाले चेंज बॉडी लाता है, यानी कि उनकी दवाइयाँ छूट सकती हैं। आप देखेंगे भी यहाँ भी छूट रही हैं और अच्छी नींद आ रही है। अच्छी नींद आएगी तो मेंटल स्टेट भी अच्छा ही होने लगेगा। नींद का कनेक्शन मेंटल स्टेट से है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अजय महाजन, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपका ब्लड शुगर 114 है सुबह का, आपका ब्लड प्रेशर 110/60 है और आपने दवाई भी छोड़ दी, मेडिसिन भी खत्म हो गया, ब्लड शुगर भी नॉर्मल हो गया, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया, सही हो गया। इट इज जस्ट 2 डेज, अभी तो दूसरा ही दिन है। अभी नॉर्मल होना, फिर नॉर्मल रखना, रखने पे हम आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया विनोद सिंह, आप हैं विनोद सिंह जी, आपका ब्लड प्रेशर इज 110/60, राइट। तो आपकी मजबूरी हो गई कि दवाई छोड़ ही दी आपने, नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, और नीचे चला जाएगा, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन causes more heart attack than hypertension, right? And hypotension happens mostly only when you are on medication. Normally नहीं होगा, right? ना तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा नॉर्मली, ना हाइपोटेंशन होगा नॉर्मली। आप भूखे रह के देखिए 10 दिन, तब भी आपका ब्लड शुगर बहुत नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि आपका बॉडी का ब्लड का जो शुगर का थ्रेशोल्ड है करीब 70-80, उससे नीचे बॉडी जाने नहीं देगी, कुछ ना कुछ शुगर इधर उधर से भेजेगी। उसके बारे में कल मैं बताऊंगा कैसे भेजती है, राइट। लेकिन जो लोग दवाइयों पे हैं उन्हीं का ब्लड शुगर बिल्कुल लो अचानक चले जाता है, आपने देखा भी होगा कई बार, राइट। और दैट कॉजेज द डैमेज। तो अब आते हैं आगे, राम बच्चन है कोई, आप हैं। आपका ब्लड प्रेशर 120/70, आपका ब्लड शुगर सुबह का फास्टिंग 193 है, 93 है ब्लड शुगर कितना है आज सुबह का? इट इज 93 और 193? 93, 163, ओके। 163 आपका ब्लड शुगर है, 120/70 आपका ब्लड प्रेशर है, और दवाइयाँ भी आपने छोड़ दी हैं। दवाई भी छूट गई, ब्लड शुगर नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, अब दवाई काहे को लेना, मतलब वो दवाई छोड़ने के बावजूद भी नॉर्मल। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। यानी कि दिस फूड एंड लाइफस्टाइल चेंज आर बिकमिंग अ मेडिसिन। फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन, 0 वोल्ट एज मेडिसिन, ये सारे ही ताना बाना संभाल रही है, बॉडी का कमान संभाल रही है। अभी तक दवाई संभालने की कोशिश कर रही थी, आप कोशिश करवा रहे थे, वही वाला ये जो चेंजेस किया इसने ले लिया। कई बार लोग बोलते हैं कि ऐसे ही रहना पड़ेगा मुझे जिंदगी भर, ऐसे ही खाना पड़ेगा, फिर जिंदा रहने का फायदा भी क्या है, राइट। ऐसे नहीं खाना पड़ेगा जिंदगी भर। अभी तो 3 दिन के अंदर आपको एक जगह से निकाल के दूसरी जगह तो लाना है। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इतना स्ट्रिक्ट रूल की जरूरत नहीं है जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। यू नीड नॉट टू बी स्ट्रिक्ट। तो वो कितनी बाउंड्री, हम कहाँ तक चीटिंग कर सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक तो हो गए, जैसे आपका ब्लड शुगर भी नॉर्मल आ गया, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ गया, अब कितना हम स्ट्रेच कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, वो डिस्कस करेंगे हम। फ्लेक्सिबिलिटी तब तक नहीं है जब तक कि दवाई ना छूट जाए, जब तक कि सिम्टम ना चले जाएं, डिस्कम्फर्ट ना चले जाए। डिस्कम्फर्ट चले गए, मेडिसिन पे आपका डिपेंडेंसी चला गया, अब फ्लेक्सिबल, राइट। क्योंकि सोसाइटी में हर तरह के आपको फंक्शन अटेंड करने हैं, राइट। तो देन यू कैन बी फ्लेक्सिबल। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, कब, कैसे, ये हम चार्ट बना रहे हैं, वो चार्ट आपको देंगे भी, वो हर एक के लिए अलग अलग होगा, राइट। और उसमें हम आपको टाइम के साथ बताएंगे। सुनील शर्मा, आपका ब्लड शुगर जब आए थे 279, आज 182, लगभग 100 कम हो गया ना। और वो भी दवाई भी छोड़ दी आपने, राइट। ब्लड शुगर की मेडिसिन भी गायब। एंड रिलीफ इन इचिंग, राइट। इचिंग में भी आपको रिलीफ है। तो बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन है उसको वो बॉडी से निकलेगा और नया दोबारा नहीं भेजेंगे। तो याद रखिए, आपका स्किन भी एक तरह का किडनी है, मैंने कल ही बताया था आपको, राइट। जब बॉडी से टॉक्सिन निकल नहीं पाता तो स्किन के रास्ते बॉडी निकालना चाहता है,
स्किन जब ओवरलोड हो जाता है तो फिर खुजली ये सब भी आने लगता है। तो जो स्किन की बीमारी बोल रहे थे वो स्किन की बीमारी नहीं है, स्किन में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्किन के जरिए आपको पता चल रहा है, बट इट इज नॉट स्किन डिजीज। आपका हसन बांग्लादेश से आप है ना? हसन, जब आप आए थे ब्लड शुगर आपका 333 था, आज ब्लड शुगर 258 है, राइट? और इंटरेस्टिंग बात, पहले आप 36 यूनिट इंसुलिन लेते थे, अब 36 यूनिट इंसुलिन से आज आपका इंसुलिन हो गया 0 यूनिट, नो इंसुलिन। वंडरफुल, फैंटास्टिक। हाँ, लास्ट 60 आवर्स जब से यहाँ पे आए एक भी इंसुलिन नहीं लिया और ब्लड शुगर भी कम हो गया और लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे, राइट? तो आपने अपने बॉडी को माहौल दिया तो बॉडी ने इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। माहौल देना है, माहौल क्या देना है, कैसे दिया, वो हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि आप घर में इन्हीं बातों का ध्यान रखें, राइट? यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। गीता सिंगल, गीता जी हैं? यस, यू आर देयर। आपके नी पेन में रिलीफ है, आपके कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ है, और पेन की दवाई छोड़ दी आपने, छोड़ने के बावजूद भी पेन में रिलीफ है, राइट? तो आप देख रहे हैं किसी का ब्लड शुगर कम हो रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, किसी का दर्द कम हो रहा है, किसी का कॉन्स्टिपेशन कम हो रहा है। जहां जहां करेक्शन होना है वो करेक्शन होता जा रहा है, राइट? आशीष कुमार यादव है यहाँ पे, आप हैं। रिलीफ इन कॉन्स्टिपेशन, राइट? तो बहुत, कॉन्स्टिपेशन तो ऐसी एक नॉर्मल सी बात है, बीमारी है जो कि लोग सालों साल जिंदगी भर साथ ही लेके रहते हैं, लगता है कि ये तो हमारे पार्ट ही है लाइफ का, जबकि उसका ठीक होने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। फॉर मोस्ट ऑफ अस 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हद से हद 7 दिन, 7 दिन भी लग सकते हैं किसी को। लेकिन अगर 7 दिन में ठीक हो गया जो 7 साल से था या 14 साल से था, तो 7 दिन इज नॉट अ बिग थिंग, राइट? तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी जिनका ठीक नहीं भी हुआ है, बट आज तो दूसरा ही दिन है ना, ये जिनका ठीक हो गया दैट इज एन होप कि जिनका नहीं हुआ उनका भी हो जाएगा, राइट? हर एक की बॉडी थोड़ी थोड़ी अलग है, इस बात को हमें थोड़ा रियलाइज करना पड़ेगा। योगराज बत्रा, आप हैं? ओके। योगराज जी, आपका ब्लड प्रेशर 120/70 है और ब्लड प्रेशर की दवाई भी छूट गई है, छोड़ दिया आपने दवाई, छोड़ने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर इज 120/70। ये अच्छी बात है, अगर नहीं छोड़ते तो वो ब्लड प्रेशर और नीचे चले जाता, वो खराब बात होती। और ऊपर से इचिंग में भी रिलीफ है जैसा आपने बताया, इज दैट राइट? इचिंग, खुजली, हाँ। आज फिर हो रही थी, 3 दिन 4 दिन बाद लिया है। खुजली में जब भी खुजली होती है तो पहले हमें इसका साइंस समझना पड़ेगा, क्यों हो रही है। ये इंडिकेशन है कि बॉडी में जो टॉक्सिन है, बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। जब वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, बाहर नहीं निकाल पा रहा है उसको, तो स्किन को देता है, स्किन भी बाहर निकाल देता है, पसीने से निकल जाता है, लेकिन तब भी नहीं निकल रहा मान लो, तो फिर खुजली होती है कि अटक गया कहीं, तो खुजली होती है, तो खुजलाते रहते हैं हम। ऐसे में हम अपने पेशेंट को हॉट वाटर इमर्शन में बिठाते हैं, गर्म पानी में। गर्म पानी में जब बैठते हैं और ऐसा 1 घंटे तक बैठते हैं, शुरू में जब बिठाते हैं पहले दिन, अभी तो आपका दूसरा दिन है, पहले दिन दूसरे दिन हम यहीं तक बिठाते हैं, क्योंकि यहाँ तक जैसे ही बैठेंगे पहले दिन में ही तो आपको सफोकेशन होने लगेगा, बॉडी को आदत नहीं है उसमें बैठने की, इसीलिए हम यहाँ तक बिठाते हैं। लेकिन यहाँ तक में भी असर होता है, फिर धीरे धीरे जैसे से आदत पड़ेगी धीरे धीरे हाइट इसकी बढ़ा के यहाँ तक ले आते हैं, राइट? जब यहाँ तक आता है मतलब का हार्ट भी अंदर डूब गया उसके, राइट? तो असर काफ़ी तेज़ी से होता है, बट एट द सेम टाइम उसके लिए उसको आपकी बॉडी को आदत डलवाना है। जिस तरह से जब पहले दिन आप बहुत साल बाद जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने, तो पहले दिन सारे एक्सरसाइज नहीं कर लेते, और गलती से कर लिया जोश में, तो वो दर्द बहुत ऐसा होता है कि काफ़ी दिनों तक फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसीलिए पहले दिन थोड़ा करते हैं, फिर थोड़ा करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो इचिंग के लिए दवाई कभी मत लीजिए, बॉडी बता रही कुछ अटका हुआ है, आप दवाई लेके बॉडी को बोल रहे हैं कि मत मुझे बताओ, प्लीज बैठिए। जीरो है,
फैंटास्टिक, बहुत। हाँ, वो नहीं है। बैठिए। यहाँ पे देखिए, जो आपने बोला उस बात को थोड़ा पकड़ के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो खुजली है वो आ रही है स्किन में, लेकिन वो स्किन की बीमारी है ही नहीं। तो स्किन की बीमारी जब नहीं है तो अगर ऑयल लगाएंगे कुछ ना कुछ कंफर्ट देगा वो, लेकिन वो सॉल्व प्रॉब्लम नहीं कर सकता कभी। तो कभी भी लोकल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है या कोई दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सोल्यूशन क्या है, जो बॉडी में अटका उसको बाहर निकाल दो। गार्बेज आउट, आज किया था ना, गार्बेज को बाहर निकाल दो, खुजली होना बंद हो जाएगा। लेकिन गार्बेज को, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ गार्बेज इस कमरे में, पूरा यहाँ पे अंदर अंदर छुपा हुआ गार्बेज है, उसको बदबू आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, उस बदबू को छुपाने के लिए स्प्रे कर दूंगा परफ्यूम। तो आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए अरे कुछ भी तो नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे स्प्रे का असर खत्म हो जाएगा दोबारा से वो बदबू आएगी। तो सोल्यूशन स्प्रे करने से टेम्पररी ऐसा फील होगा कि सब ठीक ही लग रहा है, राइट, लेकिन सोल्यूशन नहीं है वो। तो कभी भी इचिंग का सोल्यूशन कोई दवाई या कोई ऑयल टेम्पररी वैसे ही फील देगा, जैसे कि अभी बदबू आ रही हो तो हम बोलेंगे स्प्रे कर दिया, आप बोलेंगे हाँ अब नहीं आ रही, जबकि क्या है कि इस स्प्रे ने उसको कैमोफ्लेज कर लिया है, उसको ढक दिया है। आ रही है लेकिन ये स्प्रे इतना स्ट्रांग है कि उसका असर आपको उतना समझ नहीं आ रहा, राइट। तो यानी कि आपके लिए कल हम लिख के देंगे, लेकिन आज वैसे बता रहा हूँ कि आपके लिए इचिंग को, या जिनको भी इचिंग है, और भी इचिंग एक इंडिकेशन होता है कि आपका किडनी के ऊपर लोड ज़्यादा है, और किडनी बोल रहा है कि भाई मैं अकेले तो नहीं कर सकता, स्किन आप भी साथ दो। स्किन साथ तब देता है जब, या तो साथ देता है आपको पता नहीं चलता, इचिंग नहीं होती। हम सबके बॉडी से स्किन के रास्ते टॉक्सिन निकलते ही निकलते हैं, लेकिन जब ओवरलोड होता है तो इचिंग करता है कि भाई स्किन भी बोल रहा है भाई मैं भी अलार्म दे रहा हूँ, मैं भी नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो स्किन को मदद करने के लिए दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हॉट वाटर इमर्शन। अब देखिए, जैसे आपने बोला खुजली यहाँ पे हो रही है, लेकिन आप यहाँ हॉट वाटर करेंगे, क्योंकि चाहे यहाँ हो रही है, ब्लड तो हर जगह जा रहा है ना वही वाला, और उसी ब्लड में टॉक्सिन है, तो खुजली जहां से भी बॉडी को आउटलेट मिलेगी वहीं खुजली होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो हॉट वाटर इमर्शन जो हम अपने किडनी पेशेंट्स को करते हैं अधिकतर, जो यहाँ तो उस तरह के पेशेंट को जो 72 आवर वाले प्रोग्राम में रखते नहीं है, जो डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, एक्सट्रीम पेशेंट, उनको हम 7 दिन 10 दिन 15 दिन यहाँ रहने बोलते हैं। आप में से कुछ हैं भी जो आईपीडी के पेशेंट हैं, जो पहले से ही हैं, उनके बारे में अभी डिस्कस करूंगा 2 मिनट बाद। तो खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुमन बत्रा, सुमन जी, हाँ आपके साथ ही हैं। आपका बीपी का मेडिसिन आपने बंद कर दिया, बीपी आपका नॉर्मल हो गया 120/70, और ऊपर से आपकी नींद भी नॉर्मल हो गई है, राइट। तो अच्छी बात है, नींद अच्छा आना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सारी बीमारियों का जो एक है कि अगर नींद अच्छी आ जाए तो बहुत सारी बीमारियों पे काबू होना शुरू हो जाता है। अनामिका, अनामिका, हाँ आप हैं। आपके नी पेन में एंड कॉन्स्टिपेशन दोनों में थोड़ा थोड़ा फायदा हो गया, राइट। मैं बोलता हूँ अगर 20% भी फायदा हो गया तो कुछ दिन अगर यही करते रहेंगे घर पे भी जाके, तो जो आपने यहाँ किया, जिसने आपको यहाँ फायदा किया, वही वाला किट कल आपके नाम का पैक हो जाएगा, सभी के नाम का अलग अलग, और वो अच्छी तरह यहाँ सीख लीजिए और अच्छी तरह पूछ लीजिए, उसकी वीडियो बना लीजिए, और घर जाके वही आपको करते रहना है जब तक कि ये ठीक ना हो जाए। जब पूरी तरह ठीक हो गया तो उसको करना बंद कर दें। कैसे करेंगे, वो किट आपको दे ही रहे हैं, और आप सीख लीजिए अच्छी तरह से, राइट। लेकिन अगर थोड़ा भी ठीक हुआ, जैसा आप बोल रहे हैं माइल्ड रिलीफ इन नी पेन एंड कॉन्स्टिपेशन, ये एक होप है कि हाँ और भी ठीक हो सकता है, ठीक होते हैं ये चीज़ें। आस्था, आस्था, आस्था है, यस आप हैं। आपकी नींद कम हो गई, नींद बेटर हो गई, राइट। यू हैव इम्प्रूव स्लीप, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके इन 48 आवर्स में 1 kg वेट कम हो गया, 93.5 से लेकर 92.15 हो गया। तो ये अच्छी बात है, 1 kg से अधिक वेट कम हुआ। देखिए हमें वेट नहीं घटाना, पहली बात तो ये यहाँ पे वेट घटाने का प्लानिंग नहीं है। कोई भी चीज़ बॉडी में अगर एक्सेस है उसको घटाना है। अगर हम बोलते हैं वेट घटा, लोग बोलते हैं हमारा वेट घटा दो, तो मेरा सवाल होता है किस चीज़ का वेट घटाना है? हड्डियों का वेट घटाना है, या आपका खून कम करके वेट घटाना है, मसल कम करके वेट घटाना है, या जहाँ जहाँ अधिक फैट है उसे घटाना है?
तो जब आप बोलते हैं वेट घटाना है तो वो एक मिसलीडिंग है, वेट नहीं घटाना हमें। कोई चीज़ अगर जैसे कोई चीज़ एक्सेस है, जैसे आपके केस में हो सकता है फ्लूइड एक्सेस हो, पानी बॉडी में भरा हुआ है, तो वो पानी निकल गया, वो पानी जैसे निकलेगा आपके हार्ट पे बोझ कम हो जाएगा और आपको बड़ा ही फुर्तीला लगेगा अपने आप को। अब मान लीजिए 1 kg अगर आपके सिर पे हो तो भारी लगेगा। फ्लूइड डिपॉजिट, इस डाइट में पहले 3 दिन बॉडी का एक्सेस फ्लूइड निकलता है। एक्सेस फ्लूइड जिनका जिनका भी है, सभी का थोड़ा बहुत हो सकता है, किडनी पेशेंट का तो एक्सट्रीम में होता है, छोड़ ही दीजिए, लेकिन जिनका जिनका वेट ज़्यादा है तो हो भी सकता है कि एक्सेस फ्लूइड है। वेट अगर ज़्यादा है तो जरूरी नहीं कि बॉडी हेल्दी नहीं है। बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनका वेट 150 किलो भी होता है, लेकिन उनका वेट वो मसल का वेट है, फ्लूइड नहीं है उनमें, है ना। तो हमें वेट घटाना नहीं है, अगर बॉडी में कुछ एक्सेस है, एक्सेस फ्लूइड है फॉर एग्जांपल, उसको घटाना है। तो उसको घटाने का तरीका क्या है, जो अभी सिस्टम में समझाऊंगा, जो आपने ऑलरेडी किया 2 दिन में, उससे बॉडी फ्लूइड रिड्यूस होता है। ये जो डाइट लिया बॉडी फ्लूइड रिड्यूस होता है। बॉडी फ्लूइड रिड्यूस होगा तो किडनी हार्ट पे लोड कम होने लगेगा, तो ये ज़्यादा अच्छा फंक्शन करेंगे, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा। तो देखिए किस तरह से कनेक्शन है हर चीज़ का आपस में, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। शिवा रमन कृष्णा, you are there, right? You stopped the medicine for BP. However, your BP is that 190 by 120? Is that? Yes, 190 by 120. So it is a very, very high BP, right? So, but we will monitor you for next 1 week. Shiva Ramana Krishna, right? And when we meet in Zoom, then we'll try to see what happened to his BP. BP is a reflection of what you eat. The moment you change the diet and when you do all this, BP is bound to go down. अच्छा, BP को अगर fast बिल्कुल कम करना है, fast, if you want to get rid of BP very, very fast, so the best thing is what we do for a kidney patient, that is hot water immersion. जैसे आप hot water में बैठते हैं, यहाँ तक पानी होता है, उसके बाद उठेंगे, 2 घंटे के अंदर जब उठ के बाहर निकलेंगे आपका BP नॉर्मल होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल हर बार। और ऐसा कुछ दिन तक करते रहेंगे, फिर करना छोड़ भी देंगे तब भी नॉर्मल रहेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको हॉट वाटर टब बनाना पड़ेगा, लेकिन जब इतना बीपी ज़्यादा है तो बनाया भी जा सकता है। कैसे बनाना है जुगाड़ से घर पे, वो भी हम कल ट्रेनिंग देंगे उसकी, राइट। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे संध्या है, यहाँ पे आप हैं संध्या जी। आपका बीपी नॉर्मल है 130 by 80। आपने मेडिसिन भी बंद किए हैं बीपी की, सारी मेडिसिन बंद कर दिया, सारी जितनी भी किडनी की और बीपी की सारी मेडिसिन बंद कर दिया, तो कम से कम मेडिसिन फ्री तो हुए, ऊपर से बीपी भी नॉर्मल हो गया। तो बीपी अपने आप नॉर्मल होना एक अलग बात है, बीपी की दवाई खा के उसको नॉर्मल दिखाना एक अलग बात है। दोनों में फर्क क्या है मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा समझिए आप। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी किया था। ये आपका ब्लड, ये मान लो एक पाइप है, यहाँ टैप है, पानी फ्लो हो रहा है, वाटर प्रेशर। अब अगर इसको मैं दबाऊंगा पाइप को, पाइप का डायमीटर कम हो जाएगा, तो यहाँ से वाटर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा? बढ़ जाएगा ना। अब ये ब्लड है और ये ब्लड वेसल है, जितना डायमीटर कम होगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। डायमीटर कम कैसे होता है? जब वहाँ पे स्केलिंग होती है, जब वहाँ पे ब्लॉकेज होती है तो डायमीटर कम होता जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। अब ब्लड प्रेशर कम करना है उस इंसान को, तो 2 तरीके हैं। हार्ट को कम काम करने बोलो, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो ओरिजिनल कारण है ब्लॉकेज, उसको तो आपने नहीं कुछ ठीक किया। हार्ट को उल्टा कम काम करने बोला, किडनी को कम काम करने बोला, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल दिखाने लगा। लेकिन जब ये बदलाव करते हैं तो आपके ब्लड वेसल के इनर लाइनिंग में आपका बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। वो वैसे ही प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा कर देता है, जिससे ये जो ब्लड वेसल है ये खुलने लगता है। जब ये खुलेगा तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, राइट। तो यानी कि आपकी बीमारी को ठीक करके, यानी कि बीपी नॉर्मल है विदाउट मेडिसिन, इट इज इंडिकेशन कि मेरी जो
कॉज था, कोर कॉज था, वो ठीक कर रहे हैं हम, वो इंपॉर्टेंट है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि बीपी नॉर्मल दिख रहा है, कैसे नॉर्मल दिख रहा है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। किस तरह से गायब किया। मैंने आपको सुबह एग्जांपल दिया था कि यहाँ चींटियां हैं, बीच में बर्फी है, बंदूक से सारी चींटियों को मार देंगे तो एक बार में दिखेगा हाँ अब चींटियां नहीं है, लेकिन वो टेम्पररी है, कॉज वहीं का वहीं है, दोबारा आ जाएंगे और वो जिंदगी भर आता रहेगा। तो हमने क्या किया, कॉज को उठाया, बाहर फेंक दिया। तो ऐसे ब्लड प्रेशर को आपने नॉर्मल किया तो इट इज ए बिग थिंग, छोटी बात नहीं है कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल इस तरह से करना, मतलब बॉडी को ठीक कर लिया, वो भी 2 दिन के अंदर। सो दैट इज ए बिग अचीवमेंट दैट वे। आते हैं यहाँ पे नौशाद राणा है, यहाँ पे नौशाद आप हैं ना, फ्रंट में बैठे। आपका रिलीफ इन कॉन्स्टिपेशन, रिलीफ इन हेडेक, हेडेक एंड कॉन्स्टिपेशन होता है आपको, वो अब उसमें दोनों में ही रिलीफ है। मान लेते हैं 100% नहीं है, 50% है, अगर 30% भी रिलीफ है, अगर ऐसा भी है, इसका मतलब देयर इज ए होप, आपके बॉडी ने चालू कर दिया काम, यानी कि बॉडी स्टार्टेड करेक्टिंग, राइट। तो ये अधिकतर पेशेंट्स का हमने देखा कि चीजें इंप्रूव होती दिख रही हैं। किसी का कल ही देख लिया था इंप्रूव होते हुए 24 घंटे के अंदर, किसी का आज देखा, जो लोग रह गए उनका कल देखेंगे, कुछ लोग हो सकता है 1 हफ्ता लगे, लगने तो 1 हफ्ता। आपको सिर्फ माहौल देना है, लेट द बॉडी वर्क, और माहौल क्या देना है उस पे आज हमारी डिस्कशन है। और अब क्या है कि यहाँ पे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि 3 दिन से पहले से ही एडमिट है, जिसे हम बोलते हैं आईपीडी के पेशेंट, जो पहले से ही एडमिट, वो भी इनमें से आप में से यहाँ पे बैठे हुए हैं। 72 आवर वाले पेशेंट हैं जिनको 3 दिन ही रहना है, और ऐसे जो बहुत पहले से हैं, तो ऐसे पेशेंट भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे राजेश शर्मा है क्या, अरे देर अपने अभी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। शशि शेखर कुमार है क्या यहाँ पे, आप हैं, प्लीज बैठिए। आप यहाँ पे आए थे 16 जुलाई, आज कितना तारीख है, हाँ, तो लगभग 2 हफ्ते तो हो ही गए, राइट, 2 हफ्ते हो गए। तो 2 हफ्ते में जो आपका जो मेजर था, नी जॉइंट पेन, बैक पेन, ये था, लेकिन आज का जो आपका स्टेटस है रिलीफ इन जॉइंट पेन एंड रिलीफ इन बैक पेन ऑल्सो, राइट। तो यानी कि डाउन द लाइन जिनको आज है जॉइंट पेन, नी पेन, आप में से यही चीज आप 2 हफ्ते तक करते रहेंगे, धीरे धीरे दिखना है। किसी की स्पीड ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन करना यही है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सीखा और घर पे ही सेम चीज करना शुरू कर दिया, वो इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड HIMSS, Hospital and Institute of Integrated Medical Sciences, means it is an institute, training institute also, right। तो अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा उषा कुमार, मिसेस उषा कुमार हैं यहाँ पे, आप है ना, यस। देखिए आपका कैंसर का केस है, राइट, यू आर ए कैंसर पेशेंट, जैसा मैं नहीं बोल रहा कैंसर पेशेंट, जैसा डॉक्टर बोल रहे हैं आपको कैंसर पेशेंट है। तो डायग्नोसिस के हिसाब से एक तरह से हम सभी कैंसर पेशेंट बोले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कि हमें ये देखना है कि डॉक्टर नाम क्या दे रहे हैं उसका वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सिम्टम क्या है, सिर्फ सिम्टम देखना है। तो इन्होंने सिम्टम जो बताया कि कॉन्स्टिपेशन है, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन है, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन है, उसी को कैंसर बता रहे हैं, उसी को कैंसर से जोड़ के देख रहे हैं, राइट। तो यही एक प्रथा है कि जो भी कुछ है, तो क्योंकि आपका कैंसर डायग्नोस हो गया तो ये कैंसर नहीं ये कर दिया, ऐसे ही उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारा गोल आपके लिए कोई कैंसर को ठीक करना नहीं है, हमारा गोल आपके लिए सिर्फ आपके 2 सिम्टम है, कॉन्स्टिपेशन चला जाए और चेस्ट पेन वो जो है वो गायब हो जाए। इफ ये दोनों अचीव हो गए तो आप ठीक हो गए, ठीक है ना। ये अगर दिमाग में रखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फिर तो आसान है, फिर तो आपको आप ये बोलेंगे कि मेरा पेन है उसको ठीक कर दो। अभी यहाँ पे आपके पेन में रिलीफ है, पूरा नहीं है लेकिन पार्शियल रिलीफ है, तो यानी कि 1 महीना और लग जाए मान लो, और यही चीज आप घर पे करिए, 1 महीने बाद अगर पूरा रिलीफ हो गया तो बात वहीं खत्म होती है। कॉन्स्टिपेशन में इसमें रिलीफ है क्या, कॉन्स्टिपेशन में
आपको? नहीं, इसमें नहीं है। गैस होता है, आपने पहले ही बताया था, इंडाइजेशन होता है। 5 to 10% हम में से जिनको रॉ फूड से गैस हो सकता है, मैंने आपको सुबह बताया था, राइट। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है कि स्टीम्ड वेजिटेबल्स। तो आप स्टीम्ड खा सकते हैं, नंबर 1। क्योंकि स्टीम आप क्यों खा सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो अगर मैं मेरी नज़र से देखेंगे तो आप कैंसर पेशेंट तो है नहीं, सिर्फ वो पेन है, पेन को तो गायब करना है। हाँ, आप भी नहीं समझते, बस ये रिपोर्ट समझता है ना, कागजी पेशेंट रिपोर्ट समझता है, ठीक है ना। तो अगर आप स्टीम्ड भी खाने लगेंगे और अगर गैस नहीं बनता है तो धीरे 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 ये जो पेन है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए और जो हम करते हैं, जो पेशेंट पर्टिकुलरली मेरे पास आते हैं कि अगर ठीक नहीं हो रहा है, जैसे आपका तो आप मेरे ख्याल से 16 तारीख से हैं, फिर भी नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं ज़िद्दी कॉन्स्टिपेशन, राइट। तो ऐसे में हम बोलते हैं आंवला जूस, आंवला 100 ml जूस, 10 आंवले का या 10-8 ले लें आंवला, ताज़ा आंवला, ताज़ा, उसको कूटना है, पैक नहीं बिल्कुल भी, और सुबह सुबह खाली पेट वो आंवला का जूस पीना है, खाली पेट। उसके बाद यही डाइट शुरू हो जाएगा, राइट। और ऐसा जब हम करेंगे, तीसरे चौथे दिन लूज मोशन स्टार्ट होगा, ज़्यादातर हमने ये देखा है। तो आंवला जूस को स्विच ऑफ, लूज मोशन मतलब आंवला जूस बंद कर दो, हमेशा नहीं लेना, 4 दिन या किसी किसी केस में 3 दिन या 5 दिन बस। तो किसी भी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है, एक तो ये जो डाइट कर रहे हैं काफ़ी सारे लोगों का ठीक हो गया, आपने देखा, मैंने बताया अभी। लेकिन अगर ज़िद्दी कॉन्स्टिपेशन है ही तो ये आंवला काम आता है, राइट। 3 दिन 4 दिन 5 दिन करते रहेंगे तो लूज मोशन जैसे स्टार्ट, मतलब आंवले को वहीं रोक दो एंड कंटिन्यू विद द डाइट। फिर दोबारा कभी कॉन्स्टिपेशन हुआ, दोबारा ये फॉर्मूला अपनाना है। तो ये करेंगे तो बेसिकली आपके सिम्टम अगर उड़ जाएं, खत्म हो जाए, दिस मीन्स you are free from any kind of sickness. Don't associate it with cancer। जब आप नहीं करते हैं और ना ही कभी जाके दोबारा डायग्नोस्टिक की ज़रूरत है किसी भी तरह का, फोकस करना है कि वो सिम्टम कम हो जाए। यहाँ पे एक पेशेंट है, मिसेस स्मिता लक्ष्मीकांत राजगुरु, आप है ना, बैठी प्लीज। आप यहाँ पे आई थी 19 जुलाई, राइट। तो लगभग 10 दिन तो आपको भी हो गए, 10 days। यहाँ पे जो प्रोफाइल में लिखा है वो लंग कैंसर लिखा है, प्रोफाइल में लंग कैंसर लिखा है, तो सुनने में लगता है डरावना, जबकि अगर हम इनके सिम्टम देखें तो ब्रेथलेसनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है, राइट, एंड स्टिफनेस इन काफ मसल है, ड्राई कफ है, बैक एक है। तो ये रियल डिजीज है। अगर ये सारे के सारे पैरामीटर ठीक कर दें, आपका ब्रेथलेसनेस ठीक हो जाए, जो कि ठीक काफ़ी हद तक हो गया, काफ मसल में स्टिफनेस वो ठीक हो जाए, जो कि काफ़ी हद तक ठीक हो गया, ठीक है ना, तो एनर्जी वो बढ़ गई, तो मतलब आप ठीक होने के रास्ते पे हैं, राइट। तो ये 10 दिन लगे अभी ठीक होने में, यहाँ तक पहुँचने में, ब्रेथलेसनेस को ठीक करना, राइट। जो सांसें ले रहे हैं सांसों को ठीक करना। आप याद कीजिए, वो एक टाइम था जब टीवी में दिखाते थे ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, लोग रास्ते में ही मर रहे हैं, गाड़ियों में ऐसे पड़े हुए हैं, सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, याद आ रहा है, टीवी में दिखते थे। तो सिंपल आपके लिए बता रहा हूँ और सभी के लिए बता रहा हूँ, जब सांस नहीं आती है, फिर एक नया टूल आपने देखा, ऑक्सीमीटर जिसे बोलते हैं, वो पहले जीवन में कभी नहीं देखा था, वो तभी आया। देखो जी, तो सबके सब लोग दिन भर टीवी देखते थे, अपना ऑक्सीमीटर चेक कर रहे हैं, है ना। और जैसे ही वो 92 थोड़ा और 90 89, तो उनकी हार्ट बीट बढ़ रही है, और फिर ऑक्सीमीटर और कम दिखा रहा है, और हार्ट बीट बढ़ रही है, और पसीने छूट रहे हैं, और कम दिखा रहा है। जितना आपको स्ट्रेस होगा उतना ऑक्सीमीटर में रीडिंग कम दिखाएगा, एज सिंपल एज दैट। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप अभी कर सकते हैं। आप अभी आप ऐसे बैठे हैं, इस वक्त आपने देखा हो गाड़ी में जो लोग बैठे थे, टीवी में जब दिखाते थे ऐसे करके बैठते थे, मुंह खुला और सांस नहीं आ रही है ना। जब भी कोई ऐसे बैठेगा, अभी बैठिए, आपको अभी सांस नहीं आएगा। व्हेन यू आर लाइक दिस, सांस नहीं आ सकती, मुश्किल होगा। यू विल ट्राई टू ग्रास्प फॉर ब्रेथ। अब आगे की तरफ झुकिए, तो आप देखेंगे बड़ी खुली सांस आ रही है, तो इट इज अ पोस्चर। घबरा गए टीवी देख के, और जो थोड़ी बहुत पहले से जिनको लगता है कोई ना कोई बीमारी है और ऐसे अब हो गए, तो
सांसें कम होने लगेंगी। जब सांसें नहीं आएंगी तो ऑक्सीमीटर में रीडिंग कम ही दिखाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को वी कॉल इट प्रोन वेंटिलेशन, उनको लिटा देते हैं पेट के बल। पेट के बल लिटाते ही आपका लंग की कैपेसिटी 20% बढ़ जाती है और सांसें आने लगती हैं। और ऐसे कुछ दिन तक करेंगे, लेकिन हम जब कराते हैं तो घंटों कराते हैं, एक ही दिन, लेकिन 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, फिर सांसें खुल जाते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल, फिर ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई लेट नहीं सकता, मोटा है, तो ऐसे बैठे और आगे की तरफ झुक के, कहीं बैठने का प्रावधान नहीं है, रास्ते में कहीं है, तो जैसे मैं खड़ा हूँ, जैसे मैं झुका ऐसे, सांसें अच्छी आएंगी ऐसे, क्योंकि जब ऐसे करते हैं योर लंग कैपेसिटी इज रिड्यूसिंग, राइट। तो ये दैट इज अ पोस्चर, इट बिकम्स अ मेडिसिन। तो ब्रेथलेसनेस हो सकती है, होती है, लेकिन उसको कैंसर बोल देना, राइट, उस डायग्नोस्टिक के बहाने या उस डायग्नोसिस को बेस रख के, ये गड़बड़ है। तो आप, जैसे मैंने बताया, आप सबको 10 दिन आपको हो गए, आपके जितने भी क्लासिक सिम्टम थे वो सारे ही ठीक हो रहे हैं, राइट, जबकि 10 दिन ही तो हैं, राइट। अदरवाइज अगर कन्वेंशनली बोलें तो बोलेंगे कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी, तो उसी में जिंदगी बीत जाती है फिर। तो खैर आगे चलते हैं। उम्मा सुमैया आर यू देयर? आप हैं, पीछे बैठी हुई हैं। आप यहाँ पे आई थी 21 जुलाई, राइट, आपको भी 1 हफ्ता तो हो गया। क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट हैं। देखिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज कैसे पता चलेगा आपको, हम कैसे पहचानते हैं? कभी भी रिपोर्ट से किडनी डिजीज आप नहीं पहचान सकते। मैंने सुबह बताया था, क्रिएटिनिन की वैल्यू, पोटेशियम की वैल्यू, उससे आप नहीं बता सकते कि किडनी कैसा काम कर रही है। लेकिन श्योर शॉट कैसे बता सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जब कोई भी पेशेंट आता है मेरे पास या हमारे डॉक्टर्स पास, उनको सिखाया हुआ है कि आप उस पेशेंट के पैर को देख लो। उस पेशेंट के पैर इतनी दूर से देखेंगे तो उसको सूजन दिखेगी, हाथ में सूजन दिखेगा, चेहरे पे सूजन दिखेगा। तो ये पहला सिम्टम है, क्लासिक सिम्टम है कि किडनी फंक्शन नहीं कर रही, तो पानी जमा हो रहा है बॉडी में। पानी ज़्यादातर नीचे जमा होता है बिकॉज ग्रेविटी से खींचता है, राइट। तो यानी कि आपके बॉडी में पानी जमा होना एक निशानी है। दूसरा हम पूछते हैं पेशाब कैसा आता है। पेशाब नॉर्मल आता है, मतलब अगर आधे लीटर से ज़्यादा पेशाब आता है पूरे दिन भर में तो ठीक है, और उससे कम है यानी कि किडनी काम नहीं कर रही। तीसरा हम पूछते हैं ब्लड प्रेशर कैसा है। ब्लड प्रेशर अगर दवाइयों के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा, 200/100, राइट, उससे ऊपर जा रहा है, यानी कि किडनी की फंक्शनिंग थोड़ी कम है, राइट। तो ये सारे रिकवरेबल है, लेकिन ये निशानियां हैं, राइट। फिर जब पानी बॉडी में जम जाता है, कुछ लोगों को सांसों की प्रॉब्लम आने लगती है, बिकॉज आपके लंग, हार्ट, हर जगह पानी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, राइट। तो बोलते हैं ब्रेथलेसनेस होने लगता है। कुछ लोगों को फिर उल्टी आने लगती हैं। तो ये किडनी के सिम्टम्स हैं, क्लासिक ट्रू किडनी पेशेंट। फिर चाहे उसका क्रिएटिनिन 1 क्यों ना हो, ऐसा भी होता है, क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल है। तो सिम्टम को पकड़ना है, जैसे कि आपके केस में था उम्मी सुमिया, आप पीछे बैठे हैं, लेकिन अब फिर उनको भूख बंद हो जाती है, उनको चक्कर आने लगते हैं। तो ये सारे क्लासिक सिम्टम है। जब आप आए थे यहाँ पे यही सारे सिम्टम के साथ आए थे आप, लेकिन अब आपका जो सूजन है वो कम हो गई, आपका जो पेन है वो कम हो गया, आपका जो नोजिया आना था वो कम हो गया, राइट। तो इन सब में आपने इम्प्रूवमेंट देखा। कितने दिन में? 1 वीक, राइट। तो किडनी तेजी से रिवाइव करती है, वेरी वेरी फास्ट, लेकिन माहौल देना पड़ेगा जो हम आपको दे ही रहे हैं। ये आप यहाँ करो तो भी ठीक हो जाएंगे, घर पे करो तब भी ठीक हो जाएंगे, राइट। ये सारी चीज़ें घर पे की जा सकती हैं, आसानी से की जा सकती, करते ही हमारे पेशेंट, आप भी करेंगे। यहाँ पे है तेज नारायण सिंह, है यहाँ पे, अरे देर, यस। आप यहाँ पे एडमिट हुए थे 20 जुलाई, यानी कि लगभग 9 दिन हो गए एडमिट हुए। तो अब आप बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन चला गया आपका, तो यानी कि चला जाता है, किसी का 2 दिन में चला गया तो किसी का 10 दिन में, 9 दिन में भी चला गया, है ना। और डिक्रीज इन ओडिमा, सूजन भी कम हुई, राइट। तो बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा भरने देना नहीं है, क्योंकि आप इस लाइफस्टाइल में हैं, और बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा है वो बाहर बॉडी निकाल ही रहा है। और अगर नहीं निकाल रहा है तो हॉट वाटर इमर्शन से हम निकाल ही देते हैं। हॉट वाटर इमर्शन से एक्स्ट्रा जो है उसको निकाल दो और दोबारा भरने मत दो,
कैसे नहीं भरने दो वो आज हम देखेंगे, राइट। राम नारायण नेपाल से हैं यहाँ पे? ओके। आपका यहाँ पे आए थे 19 जुलाई, यहाँ पे 19 जुलाई से आप हैं, सो एग्जैक्टली 10 दिन तो हो गए। तो आपकी जो सबसे बड़ी समस्या थी दैट इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाना और फ्रॉथी यूरिन, झाग की तरह पेशाब आना। इन 10 दिनों में ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम इनके सॉल्व हो गए। फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फ्रॉथनेस कम हो गई। तो ये तभी कम होगी जब फंक्शनिंग किडनी की ठीक होने लगेगी। तो ट्रूली किडनी की फंक्शन ठीक होती है, लेकिन दवाइयों से नहीं हो सकती। सिर्फ आप दिनचर्या से, अपने माहौल को, सर्केडियन क्लॉक को ठीक करने से, जो कि यहाँ पे आपने किया। देखिए यहाँ पे मिसेस रितु कुमारी साहू है, यहाँ पे रितु कुमारी साहू, यस, बैठी बैठी बैठी। रितु जी दोबारा आप उड़ीसा से आए हैं और आप 23 जुलाई को यहाँ एडमिट हुए थे, 23 जुलाई, राइट। और करीब 5 दिन हो गए, है ना। कैंसर के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट दूसरे डॉक्टर के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से किसी चीज़ का पेशेंट है आप। आपने जो सिम्टम लिखे वो आप पेशेंट हैं, चाहे इचिंग इन वेजाइना हो, चाहे बैक एक हो, चाहे लेग पेन हो, दीज आर द सिम्टम्स। ये तीनों सिम्टम अगर मैं भगा दूं तो आप ठीक हो गए। आप कैंसर को ठीक नहीं कर सकते, आप खुद को ठीक कर सकते हैं। कैंसर सेल तो हमारे साथ बॉडी में ही है, वो तभी जाएंगे जब हम मर जाएंगे, राइट। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरी बॉडी से कैंसर सेल निकालना है, दैट कैन नॉट हैपन, वो नहीं हो सकता। वो सभी के बॉडी में मैंने आपको बताया था, और अच्छे खासा अमाउंट है हर एक के। हमें उसको ठीक भी नहीं करना। हमारे जो सिम्टम्स हैं उस सिम्टम को बोला जा रहा है कि ये तो कैंसर के सिम्टम होते हैं। नो नो नो, ये सिर्फ सिम्टम है, इसको सिम्टम ही मानिए। और इसका आपका ये सारे सिम्टम पिछले 5 दिन के अंदर काफ़ी कम हो गए जैसा आपने बताया। तो और 5 दिन में पूरे खत्म हो जाएंगे। वो और 5 दिन आप यहाँ रह के खत्म करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। यही चीज़ घर पे करेंगे तो मोस्ट वेलकम। इंपॉर्टेंट क्या है? खत्म करने से, वही इंपॉर्टेंट है, राइट। और खत्म हो जाता है। ये लाइव एग्जाम्पल एक दूसरे का आपके यहीं पे है। आपने देखा यहाँ पे किडनी की बात की मैंने, यहाँ पे कैंसर की बात की मैंने, डायबिटीज की बात की, हाइपरटेंशन की बात की, कॉन्स्टिपेशन की बात की, जॉइंट पेन की बात की, हर तरह का यहाँ पे। तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट। लेकिन दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू चेंज द बॉडी क्लॉक। तो बॉडी क्लॉक को आप रीसेट कैसे कर रहे थे जाने अनजाने, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। बॉडी क्लॉक है क्या, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। साथ ही साथ ये जो सारे रिसर्च पेपर है ये ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि दोनों बुक आपके पास है। तो ये सारा कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये इंटरेस्टिंग है। जैसे हार्ट का बॉडी क्लॉक क्या है, ये एक्सपेरिमेंट कल करके देख सकते हैं अगर करना चाहें तो। सुबह 10 बजे आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, रात को 10 बजे एग्जैक्ट 12 घंटे बाद दोबारा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। आप देखेंगे सुबह वाला ब्लड प्रेशर ऊपर हमेशा और रात वाला ब्लड प्रेशर नीचे। हमेशा सेम नहीं रहता, बाई एटलीस्ट 10%। सुबह वाला अगर 140/90 है तो रात वाला 120/80, ऐसा ही होगा, राइट। तो रात को इट हैज टू डिप, तभी नींद आती है, नींद आएगी तभी, राइट। ये फिर सुबह बॉडी ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। इसे कहते हैं बॉडी क्लॉक ऑफ हार्ट। लेकिन आप देखेंगे आप ही में से कुछ लोग होंगे, करीब 5% हो सकते हैं, जिनका ये उल्टा हो जाएगा। सुबह ब्लड प्रेशर कम है, रात को ज्यादा है। ये वो लोग हैं दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक। जैसे आप देख रहे हैं खड़े खड़े लोग मर रहे हैं, क्या कोई ऐसा तरीका जिससे ये पता चल जाए कि हमारे हार्ट का स्टेटस क्या है? तो ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है जिसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं है। या तो दोनों सुबह और शाम का, सुबह 10 बजे शाम के 10 बजे का ब्लड प्रेशर सेम है, या फिर रात वाला ज्यादा है। इन्हें बोलते हैं मेडिकली नॉन डिपर, कि रात को डिप नहीं हो रहा ब्लड प्रेशर, उतना ही रह रहा है या ज्यादा हो गया उल्टा। इसका मतलब आपका हार्ट का जो क्लॉक है वो ठीक नहीं है। अच्छा, क्लॉक को ठीक कैसे करना है? वही जो अभी भी कर रहे हैं। तो क्या ठीक हो जाएगा? तो ज्यादातर चांस है कि जिनका ऐसा हुआ हो वो ठीक हो गया हो, इसलिए आप सभी का फिर
ठीक ही आएगा, सुबह वाला ही ज़्यादा आएगा। लेकिन किसी का अगर नहीं है तब भी ये करते रहेंगे, एक हफ्ते बाद दोबारा करेंगे यही, सुबह का 10 बजे, रात का 10 बजे। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसका रेफरेंस देते हुए, सर्केडियन क्लॉक इन द किडनी, हालांकि किडनी लिखा है लेकिन अगर इसको अंदर से पढ़ेंगे तो किडनी ही हार्ट के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है और हार्ट किडनी को फंक्शन करता है। दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, राइट। आप देखेंगे हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स होते हैं और किडनी फेलियर के सिम्टम्स सेम ही मानते हैं, बिल्कुल सेम, राइट। तो हम बोल नहीं सकते कि एक किडनी के पेशेंट है कि हार्ट के पेशेंट है, कि दोनों आपस में यूनिजन होके एक ऑर्गन की तरह काम करते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड, मैं ये क्यों एग्जांपल दे रहा था कि बॉडी क्लॉक होता क्या है, हर ऑर्गन का एक क्लॉक है कि कब कैसा होना है, एक प्लानिंग है। वो प्लानिंग अगर गड़बड़ हो गई यानी कि आप बीमार पड़ने वाले हैं या पड़ चुके हैं, राइट। सो जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट आज का है वो अब बता रहा हूँ, सर्केडियन रिदम ऑफ पेनक्रियाज। आपके पेनक्रियाज का भी एक बॉडी क्लॉक है। पेनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन बनाते हैं, ये इतना पता ही हमें, है ना। तो आपका पेनक्रियाज सुबह 8 बजे उठता है, उससे पहले सोता है वो। आपका पेनक्रियाज रात को 8 बजे सो जाता है। आपका पेनक्रियाज काम करने के लिए कितने घंटे हैं, 8 AM to 8 PM। यानी कि आप अगर डिनर 8 बजे करेंगे तो पेनक्रियाज को जगना पड़ेगा 2 घंटे और 10 बजे सो पाएगा। ऐसे में कल सुबह पेनक्रियाज थक के उठेगा। ऐसे में बार बार रोज थका देंगे तो आपका ब्लड शुगर बढ़ने लगेगा। तो आप पेनक्रियाज को टाइम पे सुलाना चाहते हैं, जैसे आपने सुलाया, तो इंसुलिन लेना इनका बंद हो गया, फिर जरूरत ही नहीं है। पेनक्रियाज कितने बजे सोता है, 8 बजे। तो खाना आपने कब खत्म कर लिया, 7 बजे या 6 बजे, राइट। तो वो 2 घंटे में पेनक्रियाज में काम कर लिया और 8 बजे सोने चला गया। अब सुबह 8 बजे उठेगा। लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसा करेंगे, 6 बजे खा लेंगे, धक्का मार के पेनक्रियाज को उठा रहे हैं, तो पेनक्रियाज का बॉडी क्लॉक आपने बिगाड़ दिया। तो यानी कि अब यहां पे देखिए, ये फूड है, कल मैंने बताया था FOOD, टोटल अमाउंट ऑफ फूड जो आप खा रहे हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूं, ये फूड 8 बजे मैंने खाना शुरू किया, लंच मैंने 1-2 बजे किया और डिनर मैंने यहां पे कर दिया 7 बजे। ये नॉर्मल हमारा तरीका खाने का। FO सबसे ज्यादा वाला खाना मैंने सुबह खाया, फिर लंच थोड़ा कम, डिनर और भी कम। अब अगर मैं आपको बीमार करना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल, राइट, आपका ब्लड शुगर बढ़ाना है, तो खाना इतने ही रखूंगा, मैं सिर्फ इसको उल्टा कर दूंगा कि सबसे ज्यादा वाला खाना रात को खा रहा हूं और सबसे कम वाला सुबह। पेनक्रियाज सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है, मॉर्निंग में। तो जो भी आपको उल्टा सीधा खाना है, खाना ही अगर है तो सुबह खा लीजिए, ब्लड शुगर नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर रात को आपका मील हैवी होगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो जो भी तो ज्यादा जो आपके पूरे डाइट का मैक्सिमम पार्ट 12 बजे से पहले खा लीजिए, पेट भर लीजिए जितना भरना है। खास तौर पे तभी फ्रूट ब्रेकफास्ट करते हैं, दैट इज द हेवीएस्ट ब्रेकफास्ट, राइट, जिसमें सब कुछ इस तरह से होता है कि बॉडी जल्दी हजम कर लेती है। इसलिए हमने फ्रूट ब्रेकफास्ट लगा। कितना खाना है, जितने में आपका पेट भरे, मन भरे, खूब मन भर के। 12 बजे से पहले पेट भर के खाने से ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने लगता है। रात वाला खाना इज द, बिकॉज रात को एक ऐसे टाइम पे खा रहे हैं जब पेनक्रियाज सोने की तैयारी कर रहा है। तब अगर आपने, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, FO ज्यादा वाला खाना खा लिया तो पेनक्रियाज बोलेगा अब मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप पेनक्रियाज के बॉडी क्लॉक को बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको और बीमार करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आपके फूड को, यही वाला फूड को बिखेर दूंगा। ये 10 बजे कर दिया, थोड़ा सा ही खाना खाया, एक बिस्किट ही खा लिया फॉर एग्जांपल। एक बिस्किट के लिए भी उसको जगना पड़ेगा ना दोबारा से, ठीक है ना। फिर ये इसको उठा के मैंने 8 बजे से लेके इसको उठा के मैंने 6 बजे कर दिया। तो खाना सेम ही खा रहे हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं आपका DIP डाइट ही हम खा रहे हैं, बिल्कुल वैसे, लेकिन हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आप देखिए कि क्या खाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कब खाना है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। पेनक्रियाज के बॉडी क्लॉक के बियॉन्ड जब खाएंगे इट विल मेक यू सिक। जैसे मैंने कल भी बताया था, इस
पेन, मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, राइट। जो पेनक्रियास का बॉडी क्लॉक है वो सन से कंट्रोल करता है, राइट। सूरज उगने के बाद वो आता है और सूरज ढलने के बाद वो चला जाता है, सोने चला जाता है, राइट। तो वही वाला ब्रैकेट में खाना है, उसी ब्रैकेट में। तो बेस्ट क्या है कि 6 बजे तक खा लो ताकि वो 8 बजे तक सो पाए, ये बेस्ट है। अगर आप बोलते हैं कि कोई एक नियम, तो मैं बोलता हूँ 8 AM to 6 PM 10 आवर के ब्रैकेट में खा लो, जो मर्जी खाओ, इसके बीच में खा लो। इसी से आपका पेनक्रियास का बॉडी क्लॉक ठीक होगा। एक बॉडी क्लॉक ठीक हुआ तो बाकी सब भी ठीक होने लगेंगे। अच्छा, मान लो मैं आपको कैंसर पेशेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आपका जो सारा खाना है वो पेनक्रियास जब सो जाता है उसके बाद ही दूंगा आपको। रात को 8 बजे से खाएंगे और सुबह 8 बजे से पहले पहले सब कुछ खाना खत्म कर लेंगे। और सुबह 8 से लेके शाम के 8 तक ये टाइम में कुछ नहीं खाना है। जैसे शिफ्ट वर्कर करते हैं, शिफ्ट वर्कर समझते हैं आप, जो रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं, उनकी आयु सबसे कम होती है पूरी दुनिया में। दे डाई अर्ली। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे टाइम पे उनको खाना पड़ता है मजबूरी में, जो पेनक्रियास के सोने का टाइम होता है। रात को खाते हैं क्योंकि रात को तो जगते हैं, वो तभी खाएंगे, दिन को तो सोते हैं तब खाएंगे नहीं। तो ऐसे लोगों को ज्यादा कैंसर होता है, ज्यादा कैंसर होता है। कैंसर का मतलब ट्यूमरस ग्रोथ से मतलब है कि ट्यूमर बढ़ गया। मैं उसको ट्यूमर बोलूँ तो अच्छा है, बिकॉज कैंसर तो सभी के बॉडी में। ट्यूमरस ग्रोथ ज़्यादा होगा, उनका हीमोग्लोबिन बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा, उनको कमजोरी आ जाएगी और धीरे धीरे उनका वेट घटने लगेगा एंड देन दे डाई, राइट। तो खाना कितना भी अच्छा खाओ, अगर इस बॉडी क्लॉक के बाहर खाएंगे तो आप बॉडी में डैमेज होने लगेगा। तो ये सारे इसके रेफरेंसेस हैं, बट ये सारे रेफरेंस आपके पास ऑलरेडी हैं, तो यहाँ नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। एक और छोटा सा काम आप कर सकते हैं, चालाकी कर सकते हैं, कि आपने फूड में खाना शुरू किया, ब्रेकफास्ट आपने स्किप कर दिया, सिर्फ आपने 12 बजे के बाद ही खाना शुरू किया, सीधे लंच। हम में से बहुत लोग होते हैं सीधे लंच ही करते हैं, ब्रेकफास्ट करते ही नहीं। एक ऐसा टाइम जब आपका पेनक्रियास सबसे ज्यादा एक्टिव हो सकता है, उस टाइम में आपने पेनक्रियास को काम ही नहीं दिया, तो पेनक्रियास को लगता है कि भाई ये टाइम काम नहीं दिया तो जरूरत नहीं मेरी उतनी। इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग लेसर इंसुलिन, राइट। तो पेनक्रियास को सही टाइम पे काम देना भी बड़ा इंपॉर्टेंट। डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। इफ यू वांट टू स्किप समथिंग, स्किप द डिनर, डोंट स्किप द ब्रेकफास्ट। तो कई बार लोग बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ 2 ही टाइम खाता हूं, तो मेरा ब्लड शुगर ज्यादा क्यों है? याद रखिए, आपका ब्लड शुगर कितना खाना खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कब खाना खा रहे हैं और कब नहीं खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। आप अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए और एक डरावनी मूवी देखिए, डरावनी मूवी जिसमें आपको डर लगता हो, और मूवी के बाद दोबारा ब्लड शुगर चेक कीजिए। बीच में खाइए मत, आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेस हो, घबराहट हो, ये ब्लड शुगर बढ़ा देता है, राइट। तो ब्लड शुगर का कनेक्शन फूड की क्वांटिटी से नहीं, आपके मेंटल स्टेट से भी है, कब खा रहे हैं उससे है, और कब नहीं खा रहे हैं जबकि खाना चाहिए उससे भी है। सही टाइम पे खाना भी इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट गलत टाइम पे नहीं खाना, राइट। अब क्या है कि ये जो पेशेंट्स के प्रोफाइल है, जो लोग 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन से हैं, हमने क्या कर दिया, आपके खाने के टाइमिंग को सेट कर दिया। पहला फूड ही मैं दे रहा हूँ 9 बजे, जब मुझे पता है पेनक्रियास पक्का ही जग गया होगा। दूसरा बीच में दे रहे हैं, और आखिरी वाला 7 बजे तक खत्म ही कर दे रहे हैं। तो आई एम वेरी मच इनटू द ब्रैकेट ऑफ, तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लग रहा है। एवरीथिंग हैज टू गेट इन प्लेस। बॉडी का फैट कम होने लगेगा, बॉडी का एक्सेस फ्लूइड कम होने लगेगा, बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड शुगर कम होगा, पेन कम होगा, हर चीज अपनी जगह पे अपने आप ही आने लगी है। वो इसलिए, याद रखिए, आप इस धरती में है, तो जब जमीन को टच करते हैं, जैसा भी जमीन कर, तो जमीन में जियो मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपको जोड़ता है, और ऊपर सन वो आपको आंखों से जोड़ता है। ये जो, इससे आपका बॉडी क्लॉक तय होता है। लेकिन हम जमीन से जुड़े हैं नहीं, क्योंकि हम इंसुलेटेड हैं, जूते पहन के रहते हैं, या हम सड़क या कंक्रीट पे रहते हैं, मिट्टी पे तो रहते नहीं है, जाते ही नहीं कभी। तो दिन और रात का जो क्लू है, क्यू है, वो बॉडी को किससे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ सनलाइट से, जिसको देखते हैं। लेकिन सनलाइट को भी कितनी बार देखते हैं?
ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि रात को आज से करीब 6000 साल पहले, 6000 तो 6000 साल पहले, जब मोमबत्ती भी नहीं थी, सिर्फ फायर का आविष्कार हुआ था, तब उस वक्त लाइट का मतलब सनलाइट ही हुआ करता था। जब लाइट नहीं है तो फिर यानी कि डार्कनेस है, वो हमारा बॉडी क्लॉक को तय करता था। फिर मोमबत्ती आया, लेकिन मोमबत्ती बहुत थोड़ा सा, तब तेल वेल आया, 6000 साल के बाद आया ये सब। लेकिन ये जो लाइट देख रहे हैं ये कितने साल बाद पहले आया? 130 साल पहले। यानी कि आज से 130 साल पहले भी रात का मतलब रात ही था, लेकिन आज ये दिन है। दिन है ना, ये तो आंखों को तो दिन लग रहा लाइट। और आज और ज्यादा हम मोबाइल को देखते हैं, तो रात को 10 बजे जब मोबाइल देखेंगे तो बॉडी का क्यू क्या है कि ये तो दिन हो गया। तो दिन में जो जो हार्मोन आपको प्रोड्यूस करने हैं आपके अलर्टनेस के लिए, वो रात को बॉडी प्रोड्यूस करेगा, तो फिर नींद नहीं आएगी। तो जिनको नींद नहीं आती तो एक्सपोजर टू लाइट, राइट, रात को अगर लाइट का एक्सपोजर ज्यादा रखेंगे तो बॉडी विल इंटरप्रेट कि ये सुबह हो चुकी है। मैं एक्सपेरिमेंट, एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपको आधी रात को कई बार टॉयलेट जाना होता है, और जाते ही आप उसके बाद आते फिर नींद ही नहीं आती, होता है ना। उसका एक कारण है, जैसे ही टॉयलेट जाते हैं, आजकल टॉयलेट में जो लाइट है वो बहुत ही ब्राइट लाइट है। जैसे ही इस टॉयलेट का लाइट ऑन करते हैं, वो लाइट आंख में पड़ा, बॉडी ने बोला अरे दिन हो गया, सन आ गया। तो सन आने से जो जो हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं आपको अलर्ट करने के लिए, कॉर्टिसोल एक्सेट्रा प्रोड्यूस हो गए। अब आप सोचते हैं नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही। तो करना क्या होगा, 0 वॉट लाइट, कैंडल लाइट, छोटा लाइट, कि रात को अगर मुझे उठना ही है टॉयलेट जाने के लिए, जो कि उठना पड़ ही सकता, पड़ता ही है, तो सिर्फ उतना लाइट हो ताकि रास्ता दिखाई दे, फिर नींद आने लगेगा। बॉडी विल नॉट इंटरप्रेट दैट एज ए डे, जबकि वो है तो रात। तो आप जब भी अपने सर्केडियन क्लॉक को बिगाड़ेंगे, चाहे वो लाइट के बहाने, चाहे धरती को ना छू के, तो तब हमारे बॉडी में बीमारियां आना शुरू कर देती हैं। सो इट इज ऑल अबाउट, अब करना क्या होगा, जो हमने अभी यहां पे किया वही करना होगा, कि अपने सर्केडियन क्लॉक को ठीक करना है, कि हम टाइम को ठीक करना है, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। ये एग्जाम्पल है, दुख भरा एग्जाम्पल है, लेकिन ये आपको सर्केडियन क्लॉक की पावर को बताएगा। श्रीलंका का एग्जाम्पल है। श्रीलंका में 15,000 जो किसान हैं उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, सुसाइड करने की कोशिश की। और वहाँ पे सुसाइड करने के लिए सभी को पता है कि कौन सा वाला पेस्टिसाइड कितनी क्वांटिटी में लेने से इंसान मर सकता है, वो प्रचलन है। लेकिन ये पाया गया, जिन किसानों ने सुबह वो डोज लिया पेस्टिसाइड का, वो सब मर गए। जिन किसानों ने शाम को या रात को अटेम्प्ट किया वो बच गए। तो अब इसको इंटरप्रेट कीजिए कि सुबह हमारी जो बॉडी में पूरी पावर है, जो भी आप खा रहे हैं उसको पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब करना, उसको भेज देना। रात को बॉडी शट डाउन हो जाती है, जो भी कुछ खाएंगे वो पेट में ही पड़ा रहेगा, वो ठीक से बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। यही एडवांटेज रह गया उन किसानों को जिन्होंने रात को अटेम्प्ट किया सुसाइड का। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, क्या खा रहे हैं उसकी अपनी इंपॉर्टेंस तो होती है, लेकिन कब खा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, इस उदाहरण से आपको समझ आ रहा होगा कि कब खा रहे हैं। वो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन। तो यहाँ पे जो हम नॉर्मली बोलते हैं पेशेंट्स को जिनको बड़ी तेजी से ठीक करना है, तो पहले 15 दिन 8 घंटे के ब्रैकेट में खा सकते हैं। दैट इज से जो ऐसे पेशेंट जो बहुत सीवियर पेशेंट है, सीवियर आप में से कोई तो दिख नहीं रहे मुझे, तो आप में से किसी को ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, राइट। तो जैसे हम बोलते हैं कि सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक खा लो, राइट। लेकिन आपका जिस तरह का हेल्थ इश्यूज हैं उसके लिए ये वाला ठीक रहेगा, 10 घंटे का ब्रैकेट फॉर मोस्ट ऑफ देम, यानी सुबह 6 से शाम के सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक, राइट। जैसा कि अभी यहाँ फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट। और जब आप ठीक हो गए, जब आपके सारे सिम्टम चले गए, बीमारी चले गए, मैंने वो नहीं बोल रहा, सिम्टम चले गए,
कोई पूछे क्या तकलीफ है तो आपको कोई तकलीफ नहीं, ना कोई दर्द है, ना कोई वीकनेस है, ना नींद की कोई दिक्कत है। ऐसा जब हो गया तब आपने 12 घंटा कर दिया, 8 AM to 8 PM। सुबह 8 बजे के बाद खाएंगे और रात को 8 बजे से पहले डिनर फिनिश कर लेंगे। ये लाइफ लॉन्ग चला दिया। कभी कभी ये बिगड़ सकता है शादियों में, इधर वो फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। तो दिस, अब आप में से किसका ये होना चाहिए 15 दिन, किसका ये होना चाहिए, ये सारा कुछ कल लिखित में हम आपको देंगे। हर एक का थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, वो आई विल गिव यू, राइट। तो अब जो खाना आप यहाँ पे खा रहे हैं वो व्हाट वी हैव डिजाइंड इज व्हाट वी कॉल एज DIP डाइट, जो आप में से बहुत लोगों को पता है, फिर भी एक बार और बता देता हूँ घर जाके कैसे खाना है। कल चार्ट बना के आपको देंगे, लेकिन आज मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कल तो पूरा क्लियरली आपको देंगे, रिटर्न में देंगे। DIP डाइट में क्या करते हैं, DIP डाइट ये मैंने इंट्रोड्यूस किया था आज से 10 साल पहले, और मैंने आपको बताया कल कि DIP डाइट का क्लिनिकल ट्रायल भारत में भी हुआ है, नेपाल में भी हुआ है, और अभी चल रहा है मलेशिया में भी। तो इसका ये मेरे ख्याल से इकलौता ऐसा है जो जहाँ पे एक से अधिक देशों में ट्रायल हो गया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो कि सबसे अच्छा ट्रायल माना जाता है। वो ट्रायल भी छोड़िए, आप में से बहुत लोग तो पहले से ही DIP डाइट पे थे यहाँ आने से पहले, तो आपको पहले से ही पता है कि इसके लाभ होते हैं। तो वो DIP डाइट में करना क्या है, बहुत ही सिंपल 3 स्टेप है कि 12 बजे तक सिर्फ फलों पे रहना है। पेट भर के 3-4 तरह के फल खा लीजिए, आम हो, चीकू हो, अंगूर हो, मीठे से मीठा फल, जैसा फल आपको अच्छा लगता है, जो अवेलेबल है, इररेस्पेक्टिव कि मैं तो किडनी पेशेंट हूँ, मैं तो डायबिटीज का पेशेंट हूँ, नो, भूल जाइए उसको। हर फल हर इंसान के लिए ढेर सारा खाना अच्छा ही होता है, राइट, इररेस्पेक्टिव कि आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी परेशानी है। 12 बजे तक तो यही करना है। कितना नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि जितना आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 है, इंटू 10 कर देंगे तो 700 ग्राम, कम से कम इतना तो खाइए। लेकिन ये इंडिकेटेड नंबर है, इस नंबर को बहुत स्ट्रांगली लेने की जरूरत नहीं है, जितने पेट भरे उतना खा लो, फिर भूख लगे फिर फल खा लो। तो हर एक की एपिटाइट अलग अलग है। मान लो किसी की एज 80 ईयर्स है, उसकी एपिटाइट अलग होगी, किसी की 18 एज है तो उसकी एपिटाइट अलग होगी, लेकिन एक इंडिकेटेड नंबर फिर भी दिया है। अगर आपका वेट कम होता जा रहा है DIP डाइट के से, पहले तो 1 हफ्ता कम होगा, 3-4 दिन कम होगा क्योंकि फ्लूइड निकल रहा है, फिर भी आगे कम होता जा रहा है, इसका मतलब जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं बॉडी बोल रहा है थोड़ा ज़्यादा लो, राइट। तो ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, लंच और डिनर में 2 प्लेट में खाएंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में सलाद, राइट, मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, प्याज, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, या फिर थोड़ा स्टीम्ड वेजिटेबल डाल दिया, जैसे ब्रोकली डाल दिया, उसमें गोभी को स्टीम कर दिया, राइट। तो ऐसे करके 3-4 तरह के वेजिटेबल लिए, स्टीम्ड या रॉ या मोस्टली रॉ, उसका आपका बॉडी वेट इंटू 5, यानी कि करीब मैं खाऊंगा तो 300-350 ग्राम खा लूंगा। इतना खाने के बाद अब आप खाइए कुक्ड फूड, रोटी सब्जी दाल चावल जो खाना चाहते हैं खाइए, पेट भर के खाइए। तो हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया आपको खाना, बल्कि हमने तो ऐड कर दिया, ये खा लो और ये भी खा लो। अब होता क्या कि इसको जब खाएंगे, अभी आप यही कुछ कर रहे हैं, तो आपकी भूख बढ़ जाएगी, एपिटाइट बढ़ेगी, राइट। तो ये भी आप खा पाएंगे। आपको लगता है कि ये खा के पेट भर जाएगा, भरेगा, लेकिन भूख इतनी बढ़ेगी कि ये आप उतना ही खा पाएंगे जितना अभी खा पा रहे हैं, चाहे ये एक्स्ट्रा है उसके बावजूद भी। तो लेकिन इसको पहले खाना है, इंपॉर्टेंट ये है। हमारी आदत है सलाद देते हैं साथ साथ खाते रहते हैं, बट मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, फर्स्ट ये बाद में ये। जब ये खाएंगे तो लाइव एंजाइम पेट में ऑलरेडी भर चुका है, चारों तरफ स्टमक की लाइनिंग में आ चुका है, वो लाइव एंजाइम तय करेगा कि न्यूट्रिशन कैसे जाएगा। फिर वो ये वाला न्यूट्रिशन भी है, तब भी लाइव एंजाइम से वो ठीक से फ्लो करेगा। तो ये है लंच। डिनर में भी यही करना है। देखिए लंच और डिनर दोनों लिखा है। डिनर 6 बजे तक फिनिश कर देना है, दिस इज कॉल्ड या 8 बजे तक फिनिश कर देना है। ये कब फिनिश करना किसके लिए, वो कल आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड 3 स्टेप 2 लंच एंड डिनर। एक आखिरी स्टेप है, पैक्ड फूड और एनिमल फूड छोड़ देना है। जो चीज़ फैक्ट्री से निकल के आ रही है उसे मत खाइए, जो चीज़ जानवर से निकल के आ रही है उसे मत खाइए, राइट। कम से कम कर दीजिए, जब तक ठीक ना हो तब तक तो मत खाइए। एज ए स्नैक्स पूरे दिन में जब भी खाना चाहें, स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मुट्ठी भर खाइए, जितना अच्छा लगता है उतना खाइए, दिस इज ऑप्शनल। फल 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं,
शाम तक, राइट। और धूप थोड़ी बहुत देर, 15 मिनट, 20 मिनट, हो सके तो 40 मिनट। ये सारा 3 स्टेप करेंगे तो दैट इज कॉल्ड डीआईपी डाइट। जनरल डीआईपी डाइट है, लेकिन कल आपको कस्टमाइज मिलेगा। कस्टमाइज मतलब आपके नीड के हिसाब से थोड़ा सा ये अकॉर्डिंगली इसको टेलरिंग करके, इसको ठीक ठाक करके आपको मिलेगा कि आपको क्या करना है। बट स्टैंडर्डाइज ये है, इसको समझ लीजिए। ये जो वीडियो है इसका लिंक भी आपको दे देंगे ताकि आप इसको 1-2 बार देख भी लें, राइट। सो आज हमने यहाँ तक समझा कि डाइट क्या होता है, हमने ये भी समझा क्यों लेना है। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है, आप इस पे ध्यान दीजिए। सो ये ईटिंग विंडो है कि किस टाइम के बीच में खाना है। जितना अपने खाने का ड्यूरेशन विंडो को बढ़ाएंगे उतना डिजीज अपीयर होगा, डिजीज आएगा, आगे डिजीज, राइट। और जितना आप विंडो को दोबारा कम कर देंगे डिजीज डिसअपीयर होगा, हो गया डिजीज, राइट। सिंपल, राइट। तो कोई भी इंसान जब मिला जो बोल रहा है मैं बहुत बीमार हूं, तो उसको उसके फूड को ना बदल के पहले तो उसको अंदर कर दिया। पेनक्रियास के स्लीप टाइम के, जो वेकिंग अप टाइम के बीच में डाल दिया, तो अपने आप डिजीज डिसअपीयर हो रहा है थोड़ा 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 करके हर दिन। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी क्लॉक हर दिन सेट हो रहा है, रीसेट हो रहा है, रीसेट हो रहा है, अपने आप ठीक होने लगेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, जो बोलते हैं कि भाई किडनी फेलियर ठीक नहीं हो सकता, कैंसर ठीक नहीं हो सकता, ट्यूमर ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब ये भी तो नहीं कर रहे हैं ना, राइट। ये करेंगे तो ही ठीक होगा, माहौल बनाएंगे तभी ठीक होगा। तो माहौल बनाएंगे तो बॉडी खुद ही करेक्ट करेगी, आपको करेक्ट नहीं करना, आपको बस माहौल देना है। सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। और जो आप 0 वोल्ट कर रहे हैं, ये भी बॉडी क्लॉक को ठीक करने का ही एक तरीका है। ये बॉडी क्लॉक को ठीक करने का एक और तरीका है। ये डाइट बॉडी क्लॉक को ठीक करने का तीसरा तरीका है। तो इस तरह से हीट एज मेडिसिन वो चौथा तरीका है। हीट मतलब पंचकर्मा के माध्यम से हीट पहुंचा रहे हैं, हॉट वाटर से हीट पहुंचा रहे हैं। तो हीट को आपने दवा बना दिया, ग्रेविटी को आपने दवा बना दिया, राइट। हॉट वाटर इमर्शन में पानी का ग्रेविटी से आपका प्रेशर बढ़ रहा है, तो मतलब बॉडी के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। तो जो कुदरत में जो दवाइयां हैं फूड के नाम पे, टाइम एज मेडिसिन के नाम पे, उनको यूज किया। जबकि आप समझिए इनमें से एक भी, कोई भी डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में एज ए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कभी दिया है? एक भी नहीं। जबकि सिर्फ और सिर्फ टाइम को ही मैनेज करेंगे, इसी में 70% लोगों के बीमारियां भागना शुरू हो जाएंगी, इसी एक चीज में, राइट। लेकिन हम तो बोल रहे हैं सारी चीज कर लो, राइट। तो खैर, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं और आपके जो भी और सवाल हैं वो लिख के देते रहिए। कल सुबह जब हम मिलेंगे, और कल सुबह आप सबके सर्केडियन चार्ट के साथ मिलेंगे, लेकिन उसमें इन तीनों दिन की आपकी जो परफॉर्मेंस है, चाहे ब्लड शुगर की, चाहे ब्लड प्रेशर की, चाहे मेडिसिन टेपरिंग की, चाहे पेन मैनेजमेंट की, पेन मैनेज हुआ या नहीं हुआ, दोनों तरह से, राइट। तो सुबह आपको सर्केडियन चार्ट मिलेगा। उस सर्केडियन चार्ट में जो जो चीज़ करने बोला जाएगा, इंक्लूडिंग पंचकर्मा, उसका किट भी सुबह आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो सवाल होंगे आपके वो भी मैं सुबह लूँगा, और सुबह भी कुछ नई चीज़ें और सीखेंगे जो आपको घर पे जाके करना है। तो यहीं पे इसको विराम देते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।